हेलो एवरीवन। तो ये ड्रामा इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमें दिखाते हैं एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम है द किंग होटल। ये एक ब्रांडेड होटल है जिसमें इस समय इंटर्नीज के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है और वहीं पर ही वेट कर रही बैठी हमारी फीमेल लीड भी होती है जिसका नाम सारंग है। सारंग के साथ थोड़ी सी बैड लक थी तो जाते जाते उसकी हील टूट जाती है, लेकिन ये चीज भी उसके कॉन्फिडेंस को जरा बॉदर नहीं कर सकी थी। वो फेस पर एक स्माइल सजा इंटरव्यू के लिए अंदर चली जाती है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वालों में डायरेक्टर मिस गु हुआ भी शामिल थी जो कि इस कंपनी के हायर्स में से एक थी। सारंग की हॉबीज में पियानो बजाना लिखा हुआ था। वो उससे कहते हैं कि पियानो बजा कर दिखाओ। पियानो तो था नहीं तो वो अपने हाथों से ही बजाने लगती है और मुंह से आवाजें निकालने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत कमाल का था। उसका इंटरव्यू तो इसी तरह का था। उसे इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। वो यही बात जाकर अपनी फ्रेंड्स को भी बताती है तो वो बहुत हंसती हैं। सारंग कहती है कि वो तो सिर्फ एक 5 स्टार होटल के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना चाहती है। इतने में उसकी फ्रेंड डायूल के पास कोई आता है जो कि किसी का मैसेज लेकर आया था जो कि उसमें इंटरेस्टेड, और वो आइटम कुछ इस टाइप की थी। अब उसे देखकर तो डायूल को बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो बंदा मैसेज लेकर आया था वो काफी हैंडसम था और वो उससे नंबर शेयर कर लेती है। अब इसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए जाती हैं। वो तीनों नाइट क्लब में जाना और एंजॉय करना बहुत पसंद करती थी। अब नेक्स्ट डे जब सारंग ड्रंक होकर सोई हुई थी तो इतने में उसे कॉल आती है और वो अनबिलीवेबल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि किंग होटल ने उसे सिलेक्ट कर लिया है और वो एज एन इंटर्नी वहाँ पर जॉब करने जाएगी। और फिर इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि एक लड़का है जो कि हेलीकॉप्टर से पैराशूट के थ्रू नीचे छलांग मारता है और फिर वो किंग होटल की बिल्डिंग पर ही जाकर सीधी लैंडिंग करता है और ये होता है हमारा हीरो जिसका नाम गु वॉन है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि उसने यहाँ लैंडिंग नहीं करनी थी बल्कि साथ वाली बिल्डिंग थी जहाँ पर उसकी जरूरत थी। एक्चुअली गु वॉन भी एक इंटर्नी था और जब एक टीम लीडर उसकी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो बार बार बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है उसके कपड़ों से, उसकी वॉच से और उसके शूज से जो कि बहुत ब्रांडेड थे। गु वॉन काम करने तो बैठ जाता है लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी कंपनी है, किंग्स कंपनी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से काम किया जाता है। यहाँ पर ही उसकी मुलाकात सांगरिक से होती है जो कि उसे सिखा रहा था कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो तुम जल्दी यहाँ से छुट्टी करा दिए जाओगे। और वो उसे कॉन्फिडेंस भी देता है कि हम दोनों अगर इकट्ठे रहेंगे तो मैं तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लूंगा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर काम करते हुए गु वॉन को थोड़ी दिक्कत होती है तो सांगरिक उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। यहाँ पर सांगरिक से टीम लीडर एक गलती करा देता है और उसके बाद सारा का सारा इल्जाम उसने सांगरिक पर ही डाल दिया था और यहाँ पर इतना मैस क्रिएट हो जाता है कि ऊपर से मैनेजर भी आ जाता है। टीम लीडर ने अपने हिस्से की सारी गलती सांगरिक इंटर्नी पर डाल दी थी, लेकिन ये सब गु वॉन से बर्दाश्त नहीं होता। वो उसकी साइड लेने लगता है तो यहाँ पर मैनेजर कहता है कि अगर तुम अपनी औकात से बाहर गए तो मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर देता हूँ, लेकिन ये जॉब छोड़ने से पहले याद रखो कि सारा मैस जो क्रिएट हुआ है तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर गु वॉन किसी को कॉल करता है और कहता है कि क्लीनर्स को भेजो और यहाँ की सफाई करो, और हमें पता चलता है कि उसने जिसको कॉल की थी वो कोई और नहीं बल्कि कंपनी का डायरेक्टर था। तो यहाँ पर सबको पता चलता है कि ये गु वॉन कोई और नहीं बल्कि इस एक कंपनी का हायर है। वो था कंपनी के प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा। वो कहता है कि अब मुझे जॉब से तो निकाल दिया गया है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते वो सांगरिक को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि सांगरिक ने उससे वादा किया था कि हर मुश्किल हाल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो भी उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें फुल टाइम जॉब दिलाऊंगा। अब गु वॉन बेचारे को घर जाकर अपने डैड से काफी डांट पड़ती है क्योंकि वो चाहते थे कि ये रूट लेवल से काम करना सीखे, लेकिन यहाँ पर उसकी दीदी बैठी हुई थी। दीदी गु हुआ उसे काफी मसला लगता था गु वॉन से। वो उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि जहाँ तुम यूके से आए थे वही तुम्हें सूट करता है, इससे जल्दी से जल्दी वापस चले जाओ और घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं। एक रात बितानी है तो होटल में बिताओ। और वापस आकर डैड से ये बोल देती है कि वो बिल्कुल भी नहीं समझने वाला, उसका दिल अब यूके में लग चुका है, इसलिए उसे जाने से मत रोकिए वरना ये हाथ से निकल जाएगा। उधर सारंग आज जॉब पर आई हुई थी। उसका पहला दिन था और वहाँ पर यही उसे सिखाया जाता है कि उन लोगों ने अपने फेस पर स्माइल रखनी है और इसके साथ साथ गेस्ट ही उनके किंग हैं जिन्हें उन्होंने अपने इमोशंस को साइड पर रखकर ट्रीट करना है। सारंग बेचारी को बहुत ही छोटी मोटी सी जॉब मिली थी और उसको जिम वाले एरिया में भेज दिया जाता है काम सीखने के लिए, जहाँ पर उसे एक फुल टाइम स्वीपर बड़े नखरे दिखाती है और उसके बाद इस काम पर लगा देती है कि उसने सीट्स पर से लोगों का पसीना साफ करना है। अब वो फुल टाइम एम्प्लॉई उस पर काफी गुस्सा करती है जब वो हर टाइम फेस पर स्माइल सजाए रखती है। कहती है कि ये चीजें तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये सारा कुछ लॉबी वालों को सूट करता है जो कि यूनिफॉर्म में होते हैं।
हम लोगों को नहीं जो स्पोर्ट्स सूट में हो, और वैसे भी आज तक मुझे लॉबी में जाने का चांस नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा। और फिर उसके बाद हमें गुवॉन को दिखाते हैं, वो अपने लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है। वो ड्रेसेस सिलेक्ट करने में बहुत चूजी था और वो सिर्फ लिमिटेड एडिशन ही खरीदता था। एक टाइगर बैक वाली शर्ट उसे बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ 3 ही हैं, इनमें से एक कोई खरीद चुका है, बाकी की दोनों की 2 वो खुद खरीद लेता है। वो कहता है कि मेरे जैसे कपड़े किसी और ने पहने हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वो यहाँ पर संगरिक को कहता है कि तुम जल्दी से तैयारी पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि हम जल्दी यूके जाने वाले हैं। तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें वहाँ सेटल कराऊंगा। और फिर उसके बाद हमें जिम में दिखाते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही नॉइजी सा कस्टमर आया हुआ था। वो मेंबर हर सीट पर जाकर बहुत शोर मचाता है, बहुत पसीना बहाता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। अब उसकी सीट साफ करते हुए सारंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस कस्टमर की नज़रें सारंग पर ही थीं और वो यही सोचता है कि ये मेरी टाइप की है। अब वो स्वीपर के थ्रू उसे टिप भी भेजता है, लेकिन वो टिप नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। उसने सारंग को अपने साथ रात बिताने के लिए अपने कमरे का कार्ड देकर इनवाइट किया हुआ था। अब उसे तो सिर्फ इतना ही पता चला था कि टाइगर बैक शर्ट वाले इंसान ने उसको ये मैसेज भेजा है। अब वो जाती है तो देखती है वहाँ पर गुवॉन होता है टाइगर बैक वाला। वो जाते ही उसे बुलाती है, वो नहीं सुनता तो उसकी ट्रेडमिल की स्पीड फास्ट करके उसे नीचे गिरा देती है। उसको बहुत बुरी बुरी बातें सुनाती है, परवर्ट बोलती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। गुवॉन हैरान था, लाइफ में पहली दफा किसी ने उसकी इतनी इंसल्ट की थी। इतने में उसकी दीदी भी आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम कब वापस जा रहे हो। वो कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी चला जाऊंगा। एटलीस्ट ये तो ख्याल रखो कि यहाँ पर तुम्हारे होटल का मैं एक गेस्ट हूँ और मुझसे तमीज से बात किया करो। अब यहाँ पर गुहुआ एम्प्लॉइज को चेक कर रही होती है। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन करती है जिसका आंसर बहुत अच्छे से सारंग को आता था। वो इंग्लिश में भी फ्लुएंटली यही आंसर दे देती है। गुहुआ बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि इस लड़की को लॉबी में शिफ्ट कर दिया जाए, ये वही होना डिजर्व करती है और इसकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। लेकिन वो तो सिर्फ 1 महीने की इंटर्नी थी। ये सुनकर गुहुआ कहती है ठीक है, फिर से 1 साल की इंटर्नी बना देते हैं। अब मैनेजर तो बहुत जल्दी है, जितनी जल्दी सारंग को प्रमोशन मिल रही थी वो बहुत जेलस होती है। कहती इंग्लिश तो सबको बोलनी आती है, तुम्हें कौन सा चाइनीज आती है। और यहाँ पर सारंग सबको चाइनीज बोलकर दिखा देती है, और चाइनीज ही नहीं बल्कि वो जापानीज भी बहुत अच्छे से जानती थी। ये देखकर सारे लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, सिवाय उसकी मैनेजर के जो उससे बहुत जेलस थी। उधर हमें गुवॉन को दिखाते हैं, अब वो यूके वापस जाने लगा था। वो हर टाइम पर एक पुरानी सी वॉच को देखता रहता था। ऐसे लगता था कि जैसे शायद उसकी यादें जुड़ी हुई हैं इसी वॉच से। ये उसके लिए बहुत स्पेशल थी। अब वहाँ से जाते जाते वो एक दफा किंग्स होटल को नजर भर के देखता है और उसी टाइम पर ही सारंग भी होटल को ही देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर आना और काम करना उसका बड़ा सपना था और लॉबी में उसकी जॉब का आज पहला दिन था। और इसीलिए वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि अपने अच्छे काम और मेहनत के साथ साथ वो एक दिन फुल टाइम एम्प्लॉय भी बन जाएगी। उसके बाद वो नाइट क्लब में जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा एंजॉय करती है और फिर इसी तरह से साल पे साल बीतते चले जाते हैं। उधर गुवॉन इतने सारे साल सिर्फ यूके में रहा था। वो वहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था और वो मुड़कर एक दफा भी कोरिया वापस नहीं आया था। जबकि इधर हमें सारंग को दिखाते उसकी एक फ्रेंड की शादी भी हो गई थी और उसकी बाकी की लाइफ नॉर्मली कंटिन्यू रहती है। और फिर फाइनली प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं कि जब सारंग को एक परमानेंट एम्प्लॉई बना दिया गया था, जबकि उधर यूके में गुवॉन ने भी अपनी डिग्री अर्न कर ली थी। गुवॉन अब यूके में ही अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन इतने में कोरिया से उसे एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में उसकी मम्मी से रिलेटेड कुछ था, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स थी जिससे देखने के बाद वो सारी रात जागता रहता है और सोचों में गुम रहता है। और नेक्स्ट डे वो फैसला कर चुका था कि वो कोरिया वापस जा रहा है और यही बात वो अपने असिस्टेंट संगरिक को भी कॉल करके कंफर्म कर देता है। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन संगरिक आज भी उसके साथ ही खड़ा हुआ था। उसका असिस्टेंट था, उसकी हर चीज का ख्याल रखता था, उसके गुस्से का, उसकी नाराजगी का भी। जबकि उधर सारंग को दिखाते हैं, उसकी मैनेजर आज आकर उस पर गुस्सा कर रही होती है। कहती है कि सुबह ही सुबह एक गेस्ट तुम्हें ढूंढती हुई नीचे आई है और ये ख्याल रखना कि कंप्लेंट कहीं मेरे तक ना पहुंच जाए। अब परेशान होकर सारंग वहां जाती है तो वो कस्टमर आते ही उसे हक कर लेती है और कहती है क्या मेरे लिए वेकअप कॉल तुमने अरेंज की थी। एक्चुअली वो एक बहुत पुरानी ओपेरा सिंगर थी। सारंग को ये सब पता था उसका क्या रिकॉर्ड है और उसने वेकअप कॉल के तौर पर उसका पुराना सॉन्ग साथ में बजा दिया था। ये सुनते ही वो बहुत टची हो जाती है और कहती है कि बहुत से होटल्स में गई हूँ, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट मुझे कभी भी नहीं दिया गया। मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगी, मिस सारंग।
और फिर उसी टाइम पर हम देखते हैं कि गुवॉन भी वापस आ गया है और वो होटल में ही खड़ा होता है। अब रात को जाते ही वो अपने डैड से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं कोरिया में ही सेटल होने के लिए आया हूँ। आप हमेशा से कहते थे ना कि बिजनेस संभालो, अब मैं यही संभालूंगा और मैंने फैसला किया है कि मैं होटल देखूंगा। अब ये सुनकर उसकी दीदी गुहुआ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो डैड के सामने खामोश रहती है। डैड यहाँ पर गुवॉन की मम्मी के मेमोरियल की बात करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात फील होती है कि जैसे गुहुआ गुवॉन की स्टेप सिस्टर है, क्योंकि वो उसे जाते जाते कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हो, रेकलेस। अब गुवॉन का बहुत मूड खराब था। वो फौरन से होटल के लिए बाहर निकल जाता है। सांगरिक भी उसके साथ था, लेकिन उसका मूड खराब था। वो बारिश में ही भीगता हुआ जा रहा था। सांगरिक भी अपना छाता फेंक देता है। सांगरिक कितने सालों से उसके साथ था और उसे पता था कि गुस्से के मूड में इसे कैसे डील करना है, और वो अक्सर ये कह भी दिया करता था कि मेरे से अच्छा असिस्टेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो आपको अच्छे से समझता भी हो। और यहाँ पर हम ऐसा फील करते हैं कि जैसे गुवॉन के साथ सांगरिक असिस्टेंट होने के साथ साथ एक फ्रेंड भी बन चुका था। उधर डायूल की तो एक क्यूट सी बेटी भी थी। वो तीनों फ्रेंड्स अक्सर मिला तो करती थी, लेकिन अब उन्हें अपनी बिजी रूटीन की वजह से नाइट क्लब जाने का टाइम नहीं मिलता था। तो यहीं पर ही एक दफा लाइट्स ऑफ होती हैं और बेबी शार्क डुडू का गाना चलता है, तो वो लोग इसी को ही अपने नाइट क्लब के दिन याद करते हुए एंजॉय करने लगती हैं और बहुत फन करती हैं। जबकि उधर गुवॉन का आज पहला दिन था। वो किंग्स होटल को संभालने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर बीच रास्ते उसे याद आता है, तो वो सांगरिक को कहता है कि जल्दी से जाओ और मेरा फोन लेकर आओ। उसका मोबाइल फोन कमरे में रह गया था। इतने में उसे याद आता है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो उसके रूम में ही रह गए हैं, तो वो वापस को मुड़ जाता है। जबकि उधर सांगरिक ने लॉबी में कॉल की थी फोन लाने को, तो यहाँ पर मैनेजर सारंग को कहते हैं कि जल्दी से जाओ और उस कमरे से फोन लेकर आओ। सारंग बेचारी का उसी समय स्टमक अपसेट था और उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन उसकी मैनेजर सख्ती से कहती है कि जो भी करना है बाद में करना, पहले ये काम अर्जेंट है। अब सारंग फौरन से जाती है और गुवॉन के कमरे से उसका मोबाइल फोन तो उठा लेती है। इतने में गुवॉन भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस मुड़ रहा था। बेचारी सारंग से और बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो ऐसा करती है कि वहीं का वॉशरूम यूज करने लगती है। अब गुवॉन अपने डॉक्यूमेंट उठाने आता है, फोन नहीं मिल रहा था। सोचता है कि सांगरिक ले गया होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस टाइम पर उसका वॉशरूम सारंग यूज कर रही है। और यहीं पर एक एम्बैरेसिंग मोमेंट में उन दोनों का आमना सामना होता है। गुवॉन के वॉशरूम में सारंग रिमोट से खेल रही होती है कि यहीं पर एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आता है कि वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, और उसे देखते ही सारंग के हाथ से तो रिमोट ही छूट जाता है। गुवॉन फौरन से मुड़ गया था और सारंग उसे यही बोले जा रही थी कि प्लीज मुड़ के ना देखना, इधर ना देखना। और गुवॉन का जवाब ये था कि मैं मुड़कर कभी नहीं देखूंगा, चाहे तुम मुझे रिक्वेस्ट करती करती मर ही क्यों ना जाओ। अब सारंग बेचारी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी। वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। जबरदस्ती गुवॉन दरवाजा खोलता है तो सारंग की लैंडिंग होती है सीधी उसकी बाहों में। अब तो वो और भी ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी। उसका फोन उसे वापस कर देती है। उसके बाद उसे शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन गुवॉन पहली ही नजर में उसे पहचान जाता है। ये वही लड़की थी जिसने 5 साल पहले उसकी इंसल्ट की थी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी लड़की थी। अब वो वहाँ से भागने की करती है, जबकि गुवॉन उसके पीछे पीछे होता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे 2 दफा माफी मांगनी है, एक 5 साल पहले वाली बात की और एक आज की। सारंग उससे कहती है कि आज की सॉरी तो मैं जरूर कर रही हूँ, लेकिन 5 साल पहले के लिए तुम्हें मुझसे सॉरी करनी चाहिए थी। तुम एक लफंगे और ठरकी इंसान हो। और फिर ये कहती हुई निकल जाती है, लेकिन गुवॉन कौन सा पीछे हटने वाला था। वो उसके पीछे पीछे जाता है, तो यहाँ पर वो दोबारा से उसकी इंसल्ट करने लगती है कि 5 साल में तुम जरा भी नहीं बदले, आज भी वैसे के वैसे ठरकी और बदतमीज मेरा पीछा कर रहे हो। अब गुवॉन को बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतने में लिफ्ट आ जाती है और गुवॉन उसे हटाकर खुद एलिवेटर में घुस जाता है, लेकिन फिर भी बेचारी सारंग को अपने गेस्ट को एक स्माइल ही देनी पड़ती है। इतने में वो दोबारा लिफ्ट खोलता है। सारंग को लगा था इस पे मुझ पर रहम आ गया होगा, लेकिन एक्चुअली थोड़ी देर पहले इंग्लिश में एक डायलॉग सारंग ने मारा था, वो उसी की करेक्शन कराने के लिए दरवाजा खोलता है और दोबारा से चला जाता है। उधर हमें दिखाते हैं सारंग की स्टूपिड सी मैनेजर को, जिसको एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसने सांगरिक को अक्सर वीआईपी रूम से निकलते हुए देखा था और उसे ऐसा लगता है कि ये शायद मिस्टर गू का बेटा है, यानी कि कंपनी का आयर। वो बहुत खुशी खुशी उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है और सांगरिक मान जाता है। आज उनके होटल में एक सेरेमनी भी थी जिसमें उन्होंने वेलकम करना था अपने नए मैनेजिंग हेड को, और वो था मिस्टर गू। अब जब वहाँ पर गुवॉन एंट्री करता है तो बहुत से लोगों की बैंड बज गई थी। यहाँ पर सारंग और उसकी मैनेजर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि दोनों को ही कंफ्यूजन हो गई थी। उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि असली गुवॉन ये होगा।
गोवॉन ने वहाँ पर एक स्पीच भी देनी थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे स्माइलिंग लोगों को देखकर एकदम वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे बचपन की कुछ बुरी बुरी यादें आने लगती हैं और वो सिर्फ एक सेंटेंस ही बोलकर स्पीच से अपनी जान छुड़ाकर निकलने वाला था कि यहाँ पर वो बुलाते हैं सारंग को, जिसने उसे बुके प्रेजेंट करना था। अब वो अपना फेस छुपाए आगे आगे आती है और गोवॉन भी बुके हटाकर उसका फेस देख लेता है और कहता है, कहा था ना शक्ल ना दिखाना मुझे। अब सारंग बेचारी क्या करती, फेक स्माइल चेहरे पर सजाई हुई थी और उसको वेलकम भी करना पड़ता है। एक्चुअली सारंग को हर जगह पर आगे आगे इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बेस्ट हॉटेलियर का अवार्ड जीत चुकी थी, वो वहाँ का बेस्ट टैलेंट थी। अब मिस्टर गू से अपने ऑफिस में बुलवाता है और उससे कहता है, क्यों बार बार मुझे अपनी शक्ल दिखाती हो। इससे साबित होता है कि ठरकी मैं नहीं बल्कि तुम हो। यहाँ पर सारंग को बड़ा गुस्सा आता है, कहती है कि मुझे आज भी याद है टाइगर बैक वाली शर्ट में तुम ही वो आदमी थे जिसने 5 साल पहले मुझे की भेजी थी और एक स्टीमी नाइट के लिए इनवाइट किया था। ये सुनते ही गोवॉन को तो शौक लग जाता है। वो कहता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम ये इमेजिन भी ना करो, तुम मेरी टाइप नहीं हो, ओवर माई डेड बॉडी ऐसा हो सकता है। और फिर उसे कहता है कि वो टाइगर बैक वाली शर्ट सिर्फ एक इंसान की नहीं हो सकती, कोई और भी पहन सकता है। अब यही तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब सारंग बहुत शर्मिंदा होती है और उसे उससे माफी भी मांगनी पड़ती है क्योंकि समझ आ गई थी कि 5 साल पहले भी और अब भी गलती उसी की थी। दूसरी तरफ हमें सारंग की एक फ्रेंड को दिखाते हैं जो कि एयर होस्टेस थी। वहाँ पर एक बॉय था जो उसके साथ काम करता था और अक्सर बहुत नाइस जेस्चर्स उसे दिखाता था, हमेशा उसकी हेल्प भी किया करता था। आज एक फ्लाइट अटेंडेंट की गलती की वजह से एक कस्टमर का कोट खराब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सारंग की फ्रेंड ही ले लेती है और दूसरी फ्लाइट से पहले वो उसे कोट ड्राई क्लीन करके पहुंचा रही थी कि वो ही हीरो वहां पर उसकी रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और उसकी जगह खुद ही कोट डिलीवर करने के लिए जाता है। उधर मैनेजर के तो सारे अंदाज ही बदल चुके थे जब से उसे पता चला था कि सांगरिक मिस्टर गू नहीं बल्कि उसका सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी भी अपनी सुपर पावर्स दिखाने लगता है और कहता है कि पहले मिस्टर गू के ऑनर में दिए जाने वाले डिनर पर मैंने तुम्हें साथ लेकर जाना था, अब मैं बेस्ट टैलेंट को ही लेकर जाऊंगा। और वो अपने साथ सारंग को ले जाता है। ये होटल का VIP एरिया था। सारंग ने हमेशा लॉबी में जॉब की थी और ये एरिया उसने कभी भी नहीं देखा था। वो यहाँ पर जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रिच लोगों की लाइफ बहुत लग्जरियस होती है। अब वो यहीं खड़ी थी कि पीछे से मिस्टर गू आता है और कहता है, दोबारा से तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखा दी। अब यहाँ पर गोवॉन के डैड ड्रिंक हाथ में पकड़े सबको टोस्ट करते हैं तो सारंग बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करती है, खड़े होकर ऊंची आवाज में चीयर्स बोल देती है। एक्चुअली उसे रिच लोगों के कोई मैनर्स नहीं थे। अब इसी वजह से वो सबकी नजरों में आ जाती है। चेयरमैन को भी पता चलता है कि ये यहाँ का टैलेंट है तो वो उसे आगे बुलाता है। वो एक छोटी सी स्पीच देती है मिस्टर गू के ऑनर में अपनी फेक स्माइल के साथ। फेक स्माइल्स मिस्टर गू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ पर एक दफ़ा दोनों बहन भाई अकेले होते हैं तो मिस्टर गू अपनी दीदी से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं होटल पर कब्जा जमाने के लिए नहीं आया, मैं थोड़े अरसे यहाँ रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। इतने में यहाँ पर सारंग को एक बॉक्स मिलता है। उसमें उसके लिए टोना फिश थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी और मिस्टर चेयरमैन ने स्पेशली उसके लिए भेजी थी। अब वो वही फिश लिए बस में बैठी घर जा रही थी। अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हमेशा स्पोर्ट्स में ही बिजी रहता था। वो स्पोर्ट्समैन था, उससे फ्रेंड्स सबसे प्यारे थे। इतने में एक झटका लगता है और उसकी फिश बॉक्स से बाहर गिर जाती है, जिसे देखकर सारे लोग चीखें मार रहे थे क्योंकि वो फिश का हेड था, जिसे देखकर हर कोई डर गया था, इवन के सारंग भी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती है लेकिन उस फिश को काटने की हिम्मत नहीं हो पाती। इतने में दायूल वहाँ आ जाती है और वो ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कर। जब उन दोनों को इस फिश की प्राइस पता चलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि इतनी प्राइस में तो वो आसानी से एक घर भी खरीद सकती हैं। उधर डैड गोवॉन को जाते जाते कहते हैं कि आज घर आओ, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। लेकिन दीदी जाते जाते इतनी जली कटी बातें सुनाती हैं कि गोवॉन का मन ही नहीं करता। सेक्रेटरी उसके सामने गाड़ी भी लाकर खड़ी करता है। वो उसे कहकर दरवाजा भी खुलवाता है लेकिन उसके बाद माइंड चेंज कर लेता है और अंदर चला जाता है। अब एक तरफ तो सारंग अपने बचपन को याद कर रही थी। उसने बचपन से ही यही सपना देखा था अपनी मम्मी के साथ बैठकर कि वो होटल में जॉब करेगी, बिल्कुल किंग होटल जैसे होटल में। जबकि उधर गोवॉन बेचारा बहुत अपसेट होता है और लेट नाइट रनिंग कर करके खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। उधर दायूल की भी प्रमोशन हो जाती है और वो अब अपने स्टोर की मैनेजर बन चुकी थी। ड्यूटी फ्री जॉब पर काम करती थी और उसे बेचने का फन बहुत अच्छे से आता था। वो वहाँ पर एक लड़के को बहुत महंगी ग्लासेस बेच देती है ये कहकर कि वो इसमें बिल्कुल ब्रैड पिट लग रहा है। सारंग जब नेक्स्ट डे होटल में जाती है तो उसके सामने एक बहुत ही रूड सा कस्टमर होता है और वो गेस्ट थी
एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो कि चाहती थी कि फ्री में उसका रूम अपग्रेड कर दिया जाए, इसके बदले वो उनको बहुत अच्छे रिव्यूज देगी। अब ऐसी कंडीशन में मैनेजर तो छुप जाती है, जबकि गुवॉन ये सारा कुछ देख लेता है। अब यहाँ पर सारंग को कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जैसे रूड कस्टमर से कैसे डील किया जाता है। और जब वो वहाँ पर छुपते हुए मैनेजर को देखता है तो उसे सामने बुलाता है और साथ ही साथ सारंग को कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। अब अंदर ले जाकर वो उससे पूछता है कि इतने रूड कस्टमर से फेक स्माइल के साथ क्यों बात करती हो। तो आगे से उसका कहना था कि यही तो हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है और ये मैनुअल आप जैसे हायर अप्स लोग ही बनाते हैं। अब यहाँ पर सांगरिक आता है और उनको एक बात पता चलती है और वो ये थी कि उन लोगों ने एक प्रोमो वीडियो बनानी है अपने होटल की और इसके साथ साथ बिजनेस की दुनिया में एक एंट्री भी करानी है गुवॉन की। उसके लिए उसने एक इंटरव्यू भी देना होगा और वो इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि सारंग ही करेगी, क्योंकि बेस्ट टैलेंट थी, अच्छा बोलती थी, वही सिलेक्ट हुई थी। अब सारंग तो ये सुनकर डर जाती है, वो कभी टीवी पर नहीं आई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई युद्ध लड़ने जा रही है। यहाँ पर सांगरिक सारंग के साथ बहुत कैजुअली बात करता है और वो दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हो जाते हैं। लेकिन जब भी वो गुवॉन से बात करती थी तो एक फेक स्माइल के साथ और बहुत फॉर्मली बोलती थी। सांगरिक तो आज बहुत खुश था, गुवॉन से कहता है कि देखो 5 मिनट में एक लड़की को फर्स्ट नेम से बुलाने लग गया। अब शाम को सारंग ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हिल टॉप पर जाना था। वो तो स्पोर्ट्समैन था, जल्दी जल्दी भागकर पहुंच जाता है, जबकि सारंग को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन वहां जाते उसे अपने फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है जो कि एक रीयूनियन पर उसे बुला रहे थे। अब वो जल्दी जल्दी से एक लव लॉक वहां पर लगाते हैं। सारंग नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड यू से रिक्वेस्ट करता है कि हम जाएंगे और जल्दी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन उनके वहां से जाते ही उनके लव लॉक के ऊपर से चाबी गिर जाती है, यानी कि उनका रिश्ता भी टूटने के करीब है। यहाँ पर जाकर सारंग काफी सरप्राइज्ड होती है, क्योंकि वहाँ पर 1-2 ही लड़के थे, बाकी सारी की सारी गर्ल्स थीं। वो उसको एक साइड पर बिठा देता है और खुद अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ जाकर एंजॉय करने लगता है। वो ड्रिंक कर रहा था, बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। वो काफी देर से बोर हो रही थी, उठकर जाने लगती है तो यू उसके पीछे पीछे आता है, उसे मनाता है, कहता है कि हम इकट्ठे चलते हैं, मैं सिर्फ गुड बाय कहकर आया। लेकिन अब फिर से उसकी फ्रेंड्स उसे बिठा लेती हैं। वो गर्ल्स में इतना फेमस था, ये देखकर सारंग को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से खामोशी से चली जाती है। उधर हमें गुवॉन को दिखाते हैं, वो एम्प्लॉयज की लिस्ट में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था, एक नाम जो कि शायद उसकी मदर का है। वो बार बार वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं था। अब वो भी अपसेट हो जाता है, रात को एक पॉइंट पर निकल जाता है और उसी समय सारंग भी सैड होकर बिल्कुल उसके बराबर में खड़ी हुई थी। वो दोनों थोड़ी देर वहाँ पर समय बिताते हैं, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था, खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे उन्होंने जेजो आइलैंड जाना था। अब पहली दफा गुवॉन ने सारंग को इस तरह से यूनिफॉर्म के बगैर देखा था। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, वो उसे देखता रह जाता है, इवन के सुनता भी नहीं कि उसने उसे हेलो बोला है। जब होश में आता है तो एम्बैरेसमेंट कवर करने के लिए झूठ बोल देता है कि तुम लेट क्यों आई हो। और जब सांगरिक और सारंग साथ साथ खड़े थे तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, उनको अलग अलग कर देता है। यहाँ पर एक दफा गुवॉन का सूटकेस जाकर एक अंकल के सर में लगता है और ये देखते ही कि वो अंकल बहुत गुस्से वाले लगते हैं, वो दोनों तो गायब हो जाते हैं और गुवॉन को ही सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है। गुवॉन को ज्यादा अच्छे से बातें करना तो नहीं आती थी, तो वो एक सॉरी बोलता है और उसके साथ ही 1 मिलियन निकाल कर अंकल को दे देता है। पैसे की ताकत वो अच्छे से जानता था। वो अंकल अब उसके सामने सॉरी करते हैं, इवन के उसका सामान भी उठाने को रेडी थे। ये देखकर बाकी दोनों हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ पर गुवॉन के लिए एक स्पोर्ट्स कार रेडी थी और ऐसी कार सारंग ने पहली दफा देखी थी। वो बहुत एक्साइटेड होती है इस गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा हीरो बहुत रूड है, उनको बैठने नहीं देता बल्कि कहता है कि कैब लेकर आओ। अब खुद तो वो अपनी स्पोर्ट्स कार में जा रहा था, जबकि वो दोनों फंसे फंसे अपने सूटकेस उठाए पीछे कैब में आ रहे होते हैं। अब जैसे ही वो लोग होटल में पहुंचते हैं, गुवॉन को डैड की कॉल आती है। वो कहते हैं ये इंटरव्यू एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारी एंट्री ही नहीं होनी बिजनेस वर्ल्ड में, बल्कि इसका असर हमारे स्टॉक रेट्स पर भी होगा, इसलिए अच्छे से काम करना। अब सारंग जब रेडी हो रही होती है तो एंड टाइम पर चैनल से एक लड़की आती है और उससे कहती है कि देखो क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं और ये आए भी तुम्हारे होटल के मैनेजर की तरफ से हैं। अब सारंग हैरान तो बहुत होती है और फिर हमें पता चलता है कि ये दीदी गु हुआ की चाल है। उन्होंने फिल्मिंग से थोड़ी देर पहले जान के ऐसे क्वेश्चंस भेजे थे जिसकी वजह से गु कंफ्यूज हो जाएगा।
वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग सा सेट लगा हुआ था, जहाँ पर जब गुवॉन की एंट्री होती है तो उस सेट को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। जिस तरह से वो चल कर आता है तो सारंग भी उसे देखती है तो देखती रह जाती है। अब हैंडसम से गुवॉन का इंटरव्यू कैसा जाएगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बहुत हैंडसम सा तैयार होकर अपने इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है। एक दफा तो उसे देखने के बाद सारंग नर्वस ही हो गई थी, और ये बात गुवॉन ने नोटिस भी की थी। वो उससे कहता है कि लगता है पहली दफा तुम टीवी पर आ रही हो, इसलिए इतनी डरी हुई हो। अब ये सुनने के बाद सारंग को ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगा था, और वो उसे तंग करने लगती है और उसके हेयर स्टाइल पर उसे ऐसे टॉन्ट करती है कि उसे गूगल पर सर्च करना पड़ता है कि ये क्या वोकैबुलरी यूज कर रही है। तो उसे पता चलता है कि उसने उसके हेयर स्टाइल के लिए एक काउ लिक हेयर स्टाइल से उसे रिजेंबल किया है। अब उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो गुस्सा निकालता उससे पहले इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड नहीं था, बल्कि ये लाइव स्ट्रीम ही जा रहा था। उसके डैड भी ये इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जबकि उधर गुहुआ उसकी दीदी भी बहुत खुश हो रही थी कि अभी इसकी बैंड बजने वाली है। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन उसकी मम्मी के बारे में था, और ये क्वेश्चन सुनते ही मानो जैसे गुवॉन वहीं फ्रीज होकर रह गया हो। अब ये देखते ही एकदम वो भी नर्वस हो जाती है कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, इवन कि वो उठकर बीच में लाइव स्ट्रीम से बाहर चला जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसने सांगरिक को भी पीछे नहीं आने दिया था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई पैनिक अटैक हो गया हो। उसे पुरानी बातें याद आती हैं, तो हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपनी मम्मी का फेस भी नहीं याद। लेकिन यहाँ पर पीछे हमारी हीरोइन सारंग इस शो को बहुत अच्छे से संभाल लेती है और कहती है कि मैं किंग होटल में अपनी मम्मी के साथ आई थी, और वही दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसी होटल में काम करूँगी। उसे बोलने का फन बहुत अच्छे से आता था, और वो इतना अच्छा बोलती है कि उनकी इस वीडियो को संभाल लेती है। अब थोड़ी देर बाद संभलने के बाद गुवॉन वहाँ वापस आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे क्वेश्चंस दिखाओ, और उसके सारे क्वेश्चंस देखकर हवा में उड़ा देता है कि फजूल बातों की बजाय कोई रियलिस्टिक बात करो। अब सारा कुछ सारंग पर था। वो इसको इस तरह से कवर करती है, कहती है कि देखें पीछे कितना सुंदर सनसेट का नज़ारा है। अब वो दोनों सनसेट देखने लग जाते हैं, और यहाँ पर उनकी फोटोग्राफी और शो की एंडिंग बहुत कमाल की हो गई थी। लेकिन शो खत्म होने के बाद सारंग उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो कंपनी के हायर हो, अगर कोई जॉब से निकाला जाएगा तो वो मैं हूँ। तुमने तो अपने फन के लिए पत्थर फेंका, क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये मुझे कितनी जोर से लग सकता था। इस बात पर गुवॉन उसके करीब आता है और आहिस्ता से आकर बोलता है कि मिस सारंग, तुम्हें पता भी है जो पत्थर तुमने मेरी तरफ फेंका था वो मुझे कितनी जोर से लगा था। एक्चुअली उसका मतलब वही मम्मी वाला क्वेश्चन था, वही तो उसकी दुखती रग थी। लेकिन यहाँ पर सांगरिक आता है और कहता है कि तुम दोनों की ये फोटो वायरल जा रही है जो सनसेट पर खड़े हुए हैं। लेकिन उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी, वो बस गुस्से से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। गुवॉन के पास अपनी मम्मी की सिर्फ एक ही निशानी थी, और उसके बाद उसे कोई फेस याद नहीं था। उसकी बचपन की बुरी बुरी यादें उसकी लाइफ को कभी कभी डिजास्टर बना देती थी। अब दूसरी तरफ हमें योंग को दिखाते हैं, वही एयर होस्टेस जो कि सारंग की फ्रेंड है। उसकी मैनेजर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और आज उन लोगों के वेट चेक हो रहे थे। उसने 1-2 केजीज एक्स्ट्रा पुट कर लिए थे, जिसकी वजह से उसकी मैनेजर उसे बहुत डांटती है। लेकिन यहाँ पर उसका वही कोलीग जो कि एक्चुअली उसका जूनियर था, उसकी साइड लेता है और मैनेजर को भी कहता है कि आप भी अपना वेट चेक करा लें। बाद में योंग उसी जूनियर के बहुत थैंक्स करती है, और वो उसे ये भी कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हें अपनी डाइट की परवाह करने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम उसने योंग की हेल्प की थी तो वो उसको एक गिफ्ट भी देती है। उधर जेजो आइलैंड पर नेक्स्ट डे उन लोगों ने अपने फ़ोटो शूट के लिए जाना था, जो कि किंग होटल के लिए था। यहाँ पर फोटोग्राफर बार बार गुवॉन को यही कहे जा रहे थे कि आप अच्छा सा स्माइल करना, इससे आप और भी हैंडसम लगेंगे। लेकिन गुवॉन उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता था। एक्चुअली उसने शायद कभी स्माइल किया ही नहीं था। अब उन्हें हार्ट बनाने को कहते हैं, और एज अ कपल लव बर्ड्स के तौर पर उन्हें फोटो शूट कराना था अपने होटल की पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि उनकी वीडियो ही इसी तरह की वायरल हुई थी। पर गुवॉन को तो हार्ट बनाना भी नहीं आता था। वो इतना स्टिफ था कि फोटोग्राफर्स भी हैरान रह जाते हैं कि हम कितना कितना यहाँ पर एडिटिंग और फोटोशॉप करेंगे। यहाँ पर सारंग उससे कहती है कि प्लीज़ एक तो स्माइल कर दो, लेकिन गुवॉन का कहना था मैं तुम्हारी तरह से फेक स्माइल्स नहीं करता। वो भी उसे तंग करती है कि एक्चुअली ये काम है जो तुम्हें करना ही नहीं आता, तुम स्माइल कर ही नहीं सकते। अब ये तो उसे चैलेंज हो गया था तो उसे स्माइल करना ही पड़ता है। लेकिन जो वो करता है वो स्माइल नहीं बल्कि स्mirk लग रही थी, और इसी वजह से वो हैंडसम दिखने की वजह थोड़ा क्रीपी ही लग रहा था।
अब फोटोग्राफर सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी साइड से एडिटिंग करके इसकी दोनों साइड्स की एक स्माइल बना दूंगा। अब उनकी अगली फोटोग्राफी में उन्होंने अपनी फ्रेश फूड को दिखाना था और उसके लिए उन्हें एक छोटी सी बोट पर जाना होगा फोटोग्राफी के लिए। वहां पर फिश पकड़ कर खड़े होना है। सांगरिक को वो साथ तो लेकर जाना चाहता था, लेकिन इन दी एंड उसे काम था, वो भाग जाता है और यहाँ पर सिर्फ गु वॉन और उसके साथ सारंग रह जाती है। सारंग तो बहुत क्यूट से एक्सप्रेशंस देती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाद में एडिटिंग करके हम इस फिश को बहुत बड़ा कर देंगे। पर गुवॉन के एक्सप्रेशंस हमेशा एक डिजास्टर होते थे, लेकिन फोटोग्राफर्स बेचारे क्या करते, उसे कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इतने में जब उनका शूट पूरा हो जाता है तो फोटोग्राफर्स की बोट तो निकल जाती है, जबकि गुवॉन की बोट पीछे रह गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया था। अब बोट का पायलट उनसे कहता है कि करीब ही एक आइलैंड है, हम वहाँ चलते हैं, तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, ये ना हो कि हम डूबे जाएं। गुवॉन बड़ा ऑर्डर करता है, लेकिन वो बोट का पायलट मानता ही नहीं, क्योंकि गुवॉन शायद भूल गया था कि वो अपने होटल में नहीं है और ये उसका कोई एम्प्लॉय नहीं। अब बोट खराब होने के बाद जब तक उनकी लैंडिंग होती है अपने करीब के आइलैंड पर, जिसका नाम गपाडो था, बहुत रात हो चुकी थी वहाँ पर। एक्चुअली गुवॉन को रात को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। वो एक लोनली सा आइलैंड था, लेकिन वो ये दिखाना भी नहीं चाहता था एक लड़की के सामने कि वो डर रहा है। अब वो सारंग को यही कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस वजह से चल रहा हूँ कि कोई पीछे से हमला करे तो मैं मौजूद हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब वो पीछे चल रहा होता है तो एक चिकन उस पर हमला कर देती है और वो इतना ज्यादा डर गया था कि अब उसे दिखाने लगता है कि डर का शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और फिर आगे आगे चलता है, उसे बताता है कि मैं बॉक्सिंग में कितना अच्छा हूँ। सारे स्टंट्स दिखाने के बाद जैसे ही वो रुकता है तो सामने उसे एक क्रीपी सी आंटी दिखाई देती है और उसे देखते ही बस वो खड़ा खड़ा ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब जब उसे होश में आना था तो वो देखता है कि कैसी जगह पर है जहाँ हर तरफ तावीज ही तावीज है और बहुत से मास्क भी लटक रहे हैं। कोई छुरी तेज कर रहा था तो दूसरी तरफ कोई एक्स लेकर बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी सीरियल किलर के हाथ लग गया है। अब वो सारंग को तलाश करता करता एक दफा तो वहाँ से बाहर ही गिर जाता है और उसकी लैंडिंग हुई थी सीधी सारंग के कदमों में। और फिर उसे कंफ्यूजन क्लियर होती है कि एक्चुअली वो सेफ है और वो लोग उसके लिए डिनर की तैयारी कर रहे हैं। ये एक होम स्टे होटल था। वहाँ पर आंटी को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ये दोनों या तो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर है नहीं तो जल्दी बन जाएंगे। लेकिन ये सुनते ही गुवॉन को भी और साथ सारंग को भी बड़ा गुस्सा आता है कि प्लीज हमें इस तरह से मत बोलें। इतने में ऊपर से अंकल आते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों की लव फाइट खत्म हो गई हो तो हम डिनर स्टार्ट कर लें। अब डिनर करते हुए आंटी उनकी स्पेशलिटी वाली ड्रिंक उनको दिखाने लगती हैं। कहती हैं कि ये वाइन बहुत स्पेशल है, लेकिन ये बहुत कम लोग स्टैंड कर पाते हैं। और यहाँ पर सारंग से मुकाबला लगाते लगाते गुवॉन भी एक बहुत बड़ी ड्रिंक ले लेता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी वाकई, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मुकाबले में वो एक ही गल्प में उसे ख़त्म कर देते हैं। अब इन दी एंड कॉम्पिटिशन करते करते वो दोनों टुन हो गए थे। यहाँ पर गुवॉन उसे वॉर्न करता है कि प्लीज़ स्माइल मत करो, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना, और स्माइल तो कभी भी नहीं। यहाँ पर आगे से सारंग को भी बड़ा गुस्सा आता है और वो भूल गई थी कि ये बॉस है। उसे एक चमाटा ही दे मारती है सीधा सर के ऊपर और फिर उसे कहती है कि तुम जैसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं, तुम एक बिगड़े हुए अमीर ज़ादे हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो भी उसका पूरा मुकाबला करता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी दोगली और हिपोक्रेट इंसान मैंने देखी ही नहीं, जो हर वक्त फेस पर फेक स्माइल सजाए रखती है। लेकिन सारंग को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, बल्कि वो उससे अपनी खिदमतें कराने लगती है और कहती है कि मुझे एक ड्रिंक तो बना कर दे दो। और फिर ड्रंक होकर कहती है कि तुम्हारी लाइफ कितने मजे की है, तुम जो चाहो कर सकते हो, जब चाहो स्माइल करो, जब चाहो ना करो, लेकिन मेरी तो ये ड्यूटी है, मुझे सैड होते हुए भी स्माइल करनी ही पड़ती है, चाहे मैं हर्ट ही क्यों ना हूँ। एक्चुअली गुवॉन के साथ बचपन में एक हादसा हुआ था और तभी से उसे स्माइल्स से नफरत होती थी। उसे स्माइल्स पैनिक करती थी, स्पेशली जो कि फेक होती थी। इतने में यहाँ पर एक जेन्युइन सी स्माइल सारंग के फेस पर आती है जब वो एक क्यूट सा फैन वहाँ पर देखती है और उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि गुवॉन उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में आकर उसे कहने लगता है कि आइंदा से तुम स्माइल नहीं करोगी, चाहे तुम उस वक्त ड्यूटी पर हो या ना हो, फिर भी तुम्हें मेरे सामने स्माइल करने की इजाज़त नहीं। लेकिन सारंग उसकी परवाह किए बगैर दोबारा से स्माइल करने लगती है और ऐसा करते हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब इसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो सारंग को याद आता है कि उसने कल क्या कर दिया था। वो अंगड़ाई लेते लेते उनके कमरों के बीच के पर्दे को गिराकर सीधी गिर जाती है गुवॉन के ऊपर। वो सोया नहीं था, बल्कि उसे कहने लगता है कि अब यहीं पड़ी रहोगी कि उठोगी भी सही।
और फिर उनको पता चलता है, उन्हें लगा था कि उन्होंने अलग अलग कमरा लिया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने एक ही कमरे के बीच में पर्दा लगाकर उसे 2 कमरे बना दिया था। अब गुवॉन आगे बढ़ता है। सारंग को याद आता है उसने रात को बहुत हरकतें की थी, ये मुझे डांटेगा, लेकिन एक्चुअली वो उसे डांटता नहीं बल्कि बाहर का नज़ारा देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों रेडी थे और कुछ ही देर बाद उनकी बोट ने आना था, लेकिन यहाँ पर अंकल कहते हैं कि एक साइकिल ले लो, हमारा आइलैंड बहुत सुंदर है, चल के तुम लोग मज़ा नहीं ले सकोगे, इसलिए साइकिलिंग पर जाओ, अपनी वाइफी को भी ले जाओ, एंजॉय करो। लेकिन पहली दफ़ा था कि उसने उसे वाइफी कहने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया था। अब वो इतना हैंडसम लगता है जब वो बाईसाइकिल चलाता हुआ सारंग के करीब आता है, उसे भी ऑफर देता है कि मेरे साथ राइड कर लो। पहले तो वो शर्माती है, थोड़ा हेजिटेट करती है और उसके बाद बहुत प्यार से उसके पीछे बैठ जाती है। और फिर फाइनली एपिसोड नंबर 3 में हमें हमारे हीरो के फेस पर एक स्माइल दिखाई देती है, और ये स्माइल अब हमें अक्सर ही दिखाई देगी क्योंकि उसके पीछे सारंग बैठी हुई थी और उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह से उसके साथ सैर करना उसे बहुत खुश कर देता है और उसके फेस पर बार बार स्माइल आए जा रही थी। और यहाँ पर सारंग उसे ये भी सिखाती है कि हर बात पेमेंट पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि कभी कभी कुछ चीज़ों को सिर्फ थैंक्स कहकर ही रिजॉल्व कर देते हैं। अब जब उनके जाने की बारी आती है तो आंटी ने 6.5 लाख का बिल बना दिया था। गुवॉन अपने फ़ोन के थ्रू पेमेंट करना चाहता था, लेकिन आंटी बहुत ओल्ड माइंडेड टाइप की थी, उन्हें लगा था कि ये अपना फ़ोन मेरे पास गिरवी रखवा रहा है। वो गुस्सा करने लगती हैं और इतने में वो बोट का पायलट भी आ जाता है और उनको पता चलता है कि एक्चुअली ये सब साजिश थी। बोट खराब नहीं हुई थी, बल्कि बोट के पायलट ने इसी होम स्टे पर ठहराने के लिए उनके साथ एक चाल चली थी और अब वो ज़्यादा सारा बिल भी ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर सारंग सारा कुछ संभाल लेती है और फिर एक्चुअली बिल दिखाती है उनको सही कैलकुलेशन करके कि ये तो सिर्फ 3.5 लाख का है, और साथ में धमकाती भी है कि अगर तुम लोगों ने ईमानदारी ना की तो फिर मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम लोगों को ट्रैप कर रहे हो। गुवॉन उसकी कैलकुलेशन से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, लेकिन बाद में कहता है कि मैं वो बिल आसानी से पे कर सकता था। लेकिन सारंग का कहना था कि तुम्हें इस बात का नहीं पता, हम लोगों को पता है पैसे पेड़ों पर नहीं उगते और लोगों को ईमानदारी से कमाना चाहिए, ना कि बेईमानी से। गुवॉन को उसकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी थी। अब जब वो वापस आती है तो अपनी फ्रेंड से मिलती है, जो कि बहुत खुश थी उसके लिए क्योंकि उसकी ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी गई थी। इस शो के बाद वो काफ़ी फेमस भी हो गई थी और वो कहती है कि तुम्हारा बॉस तो बहुत हैंडसम है, लेकिन सारंग का कहना था कि सिर्फ लुक्स की बात है और बहुत से अमीर लोग इतने हैंडसम हो जाते हैं सिर्फ अपनी ड्रेसिंग की वजह से। जबकि उधर गुवॉन की असल क्लास लगनी तो अब स्टार्ट होगी जब वो घर वापस जाता है। वो थोड़ा नर्वस भी था और वैसा ही होता है, डैड ऊपर से आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं कि तुमने उस शो का डिजास्टर कर दिया था, क्या हुआ अगर मम्मी के बारे में क्वेश्चन किया था, तुम कंट्रोल कर सकते थे अपनी भावनाओं को, थैंक्स तो तुम्हें उस एम्प्लॉई का करना चाहिए जिसने इस शो को संभाल लिया। गुवॉन का कहना था कि जब हमें पब्लिसिटी मिल गई, सारा कुछ ठीक ठीक हो गया, तो फिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। डैड कहते हैं कि देखो, हमारे पास जो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है वो है सिर्फ पैसा और स्टॉक्स में हमारी वैल्यू। प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जो मेरे डैड ने मेरे लिए छोड़ा था वो मैं संभाल रहा हूँ, और तुम्हें फिक्र करनी चाहिए जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम उसे अच्छे से संभालो। और अगर तुम अपनी मम्मी को नहीं भुला सकते, इस क्यूरियोसिटी से नहीं निकल सकते, तो यहाँ से चले जाओ अभी के अभी वापस। लेकिन गुवॉन भी स्टैंड ले लेता है, बागी हो जाता है, कहता है जब तक मुझे हकीकत पता नहीं चलती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब डैड के जाने के बाद वो अपनी दीदी से कहता है, मैंने आपको कहा था ना कि कंपनी को लेकर मेरी आपकी कोई युद्ध नहीं, तो फिर आपने ये गिरी हुई हरकत क्यों की। आपने ही वो क्वेश्चंस भेजे थे क्योंकि आपको पता है कि वो मेरी दुखती राग है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जब सारंग काम पर आती है तो चेयरमैन भी वहाँ पर आए थे उससे मिलने के लिए। वो उससे बहुत खुश होते हैं। एक्चुअली वो 2 साल से बेस्ट टैलेंट सेलेक्ट हो रही थी, उनके गेस्ट्स ही ये सारा कुछ सिलेक्ट करते थे। वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, बल्कि खुश होते हैं कि तुम्हें गुहुआ ने हायर करके बहुत बड़ा काम किया है, और साथ ही साथ उसकी प्रमोशन कर देते हैं। उसकी प्रमोशन होती है अब होटल के 1st क्लास में, जिसका नाम किंग द लैंड था। ये सुनकर हर कोई खुश था सिवाय मैनेजर की, जो कि शॉक थी। जबकि उधर गू को दिखाते हैं, वो फोटोज को देख रहा होता है। यहाँ पर वो ना चाहते हुए भी बार बार सारंग को देखे जा रहा था। उसकी स्माइल बहुत क्यूट थी, वो खुद को उसे देखने से रोक ही नहीं पाता था। उसे जूम करके देख रहा होता है कि इतने में ऊपर से उसका सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है, मैंने इतनी दफ़ा नॉक किया सर, आप क्या देख रहे हैं। लेकिन थैंक्स गॉड एंड टाइम पर वो फ़ोटो चेंज कर लेता है और सांगरिक को लगता है कि ये अपने आप को ही देख देख कर खुश हो रहा है।
इतने में उसके पास फोटोशॉप की हुई भी फोटोज लेकर आता है जो कि एक्चुअली बहुत जबरदस्त बन गई थी। उसमें एक बड़ी सी फिश उसने पकड़ी हुई थी और इसके साथ साथ उसकी स्माइल जो कि क्रीपी थी अब उसने बहुत क्यूट सी बना दी थी। लेकिन उसके जाने के बाद भी वो बार बार सारंग की फोटोज को देखे जा रहा था। इतने में एक पॉपअप एड आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का कि क्या आप जानना चाहते हैं आपका किसी पर क्रश है, और वो फौरन से वही टेस्ट लेने लगता है ये देखकर कि इर्द गिर्द कोई है तो नहीं। और जब सारे क्वेश्चंस के वो जवाब दे देता है सोच समझकर, तो इन दी एंड यही रिजल्ट आता है कि मुबारक हो, आपको उस व्यक्ति से बहुत प्यार हो चुका है और आपका वन साइडेड लव है। इसलिए हिम्मत करें, बाहर निकलें और उसे बताएं कि आप उसके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। अब वो हिम्मत करके हीरो बनता हुआ जा रहा होता है सीधा सारंग के पास। लेकिन जैसे ही उसे सामने खड़ा देखता है तो फौरन से नर्वस हो जाता है। चोरी चोरी उसे देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखने वाली होती है अपना फेस छुपा लेता है। वो ये सब करता हुआ बहुत हैंडसम इवन कि बहुत क्यूट भी लग रहा था। इतने में उसे कुछ बिस्किट्स दिखाई देते हैं। उसे पता था कि कौन सा फ्लेवर सारंग का फेवरेट है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले वो यही खा रही थी। वो वही पैक कराता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो जैसे ही होटल से बाहर निकलती है वो उसे आवाज़ देने ही वाला था कि इतने में सारंग का एक्स बॉयफ्रेंड यू आकर उसे हक कर लेता है। और ये देखते ही हमारे हीरो गुवॉन का दिल टूट जाता है। उसने तो पता कराने की कोशिश भी नहीं की थी कि वो सिंगल है। बस ये देखते ही उसे समझ आ जाती है कि मैंने बहुत देर कर दी है और शायद ये लव मेरी लाइफ में नहीं है। वो मुड़ जाता है। अब यहाँ पर यू सारंग को मनाने लगता है, बार बार सॉरी कह रहा है, लेकिन वो ऐसा एक स्कम बैग था जिसे पता ही नहीं था कि एक्चुअली उसने गलती कौन सी की है और किस बात से सारंग नाराज है। वो उससे कहती है ठीक है हम एक जगह बैठकर बात करते हैं, लेकिन उसे आज भी जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। कहता है कि ठीक है किसी स्टॉल पर खड़े होकर खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि मैंने तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, डिनर की अपॉइंटमेंट है मेरी। अब ये सुनकर सारंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे लगा था कि शायद ये डिनर में कुछ अच्छा खाना चाहती है इसलिए गुस्सा कर रही है। सारंग उससे कहती है कि इट्स ओवर, अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं। और ये कहकर वो जाने वाली थी कि उसे अपने फ्रेंड्स की कॉल्स आने लगती हैं और वो उनके साथ डिनर का मेन्यू डिसाइड कर रहा होता है कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। जबकि उधर गुवॉन बेचारा अभी तक तड़प रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ हो क्या गया है। और इतने में वो गुस्से में वो बिस्किट्स का बैग बाहर फेंक देता है जो वो सारंग के लिए लेकर आया था। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी टाइम पर पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी आ रही थी जो कि उसे रोकते हैं और उसका चालान काट देते हैं। अब लिटरिंग का चालान भी कटवा बैठा था और तो और उसे वो बॉक्स भी उठाना पड़ता है। ऑफिसर भी कहीं दिल का ही मरीज था। वो उससे कहता है मैं समझ सकता हूँ ये गिफ्ट तुम्हारी लवर के लिए था, लेकिन आगे उसने कोई नया लवर ढूंढा हुआ था, ऐसा ही है ना। गुवॉन ये सुनकर हैरान खड़ा था कि वो आगे से कहने लगता है कि मैं तो इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ कि एक बुक को उसके कवर से ही पढ़ लेता हूँ। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर होगी और वो स्माइल भी बहुत करती होगी। अब गुवॉन तो जैसे दिल ही दिल में उसे मानो अपना गुरु मान बैठा हो, और वो ऑफिसर भी कोई देवदास था। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों सड़क किनारे बैठकर एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे होते हैं। और ऑफिसर बेचारे का तो इतना दिल टूटा हुआ था कि वो सैड सैड सॉन्ग्स भी सुनाता है अपनी लवर को याद करते हुए। और फिर इन दी एंड वो गुवॉन को यही कीमती मशवरा देता है कि देखो हार मत मानना, तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना जानना चाहिए। लड़ो और उस लड़की को पालो, वरना तुम सारी जिंदगी मेरी तरह से पछताते रह जाओगे। और यही कहकर वो चला जाता है। उधर सारंग बेचारी रो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किसको कॉल करे, तो अपनी ग्रैंड माँ को फ़ोन करती है और कहती है आपके हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है, कल छुट्टी है, मैं आपसे मिलने आऊँगी। उसकी ग्रैंड माँ एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वो वहाँ पर सारा दिन काम में भी उनकी हेल्प करती है और फिर रात को उनके हाथ का बना खाना खा रही होती है। ग्रैंड माँ को बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम कब शादी करोगी, देखो तुम्हारी फ्रेंड दायूल, उसका तो एक इतना बड़ा सा बेबी भी है कि योंग से दोस्ती ख़त्म करो वरना तुम भी उसकी तरह सारी ज़िंदगी सिंगल रह जाओगी। और ग्रैंड माँ ये भी कहती है कि जाने से पहले अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी कुछ खाना लेती जाना। तो यहाँ पर सारंग को बताना पड़ता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। उसे लगा था कि ग्रैंड माँ परेशान होंगी, लेकिन वो कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, वो लड़का था ही बिल्कुल बदतमीज़ और एकदम फजूल इंसान। उसका नुकसान हुआ है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिल करता है, मेरी दुआ है कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो सच में तुमसे प्यार करता हो।
उधर मिस्टर चेयरमैन को दिखाया जाता है। एक्चुअली आज वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे, उसका भी होटल ही था और आज एक कैटेगरी में रॉयल होटल किंग होटल को पीछे छोड़ गया था। और इस बात पर चेयरमैन बिल्कुल गुस्से में नाग बन के आते हैं और अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा निकालने लगते हैं कि मैंने कंपनी तुम दोनों के हवाले की हुई है। ये ना हो अभी वो एक कैटेगरी में आगे निकले हैं, फिर हर कैटेगरी में हमें पीछे छोड़ जाएं। और गुवॉन और गुहुआ दोनों को टाइम देते हैं कि जल्द ही जल्द उनसे आगे निकलो, अपना रेवेन्यू बढ़ाओ। वो चले जाते हैं तो गुहुआ गुवॉन को छेड़ने लगती है कि तुम्हारे पास तो वैसे भी ब्रेन नहीं है, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही ये सारा कुछ संभाल लूंगी। उधर सारंग ने अब फर्स्ट क्लास में चले जाना था, जिसका नाम किंग दी लैंड था। उसकी नई मैनेजर जियोन आज उसे अपने साथ लेने के लिए आती है और वो मैनेजर बहुत प्लेजेंट लग रही थी, ना कि उसकी पिछली खड़ूस मैनेजर की तरह। वो उसे लॉबी में लेकर जाती है, हर जगह दिखाती है और वहाँ की हर क्वालिटी भी बताती है। वहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग आते थे जो वहाँ पर एक ही डिनर में इतना खर्च कर जाते थे कि जितना कि बाकी होटल की पूरे दिन की रेवेन्यू होती है। अब सारंग अपना नया यूनिफॉर्म पहनकर बिल्कुल रेडी होती है, जबकि गुवॉन को वैसे तो ज़्यादा काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो सारा दिन यही सोचता रहता है जो पुलिस ऑफिसर ने उसे मशवरा दिया था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बार बार उसे डिस्टर्ब किए जा रहा था, वो उसी से लड़ रहा होता है कि इतने में कोई उसके कमरे में आता है और ये थी सारंग अपने नए यूनिफॉर्म में। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। गुवॉन उसे देखता ही रह जाता है और फिर कूल बनने के लिए अपनी चेयर पर इस तरह से बैठता है जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो और मैनेजर से बोलने लगता है, ठीक है इसे फर्स्ट क्लास में ले तो लिया है, लेकिन ये बिल्कुल इल मैनर्ड है, इसे मैनर्स और सोफिस्टिकेशन सिखाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ये टॉन्ट करके वो उन दोनों को तो बाहर भेज देता है, जबकि असिस्टेंट कहता है, देखो साफ पता चल रहा था आप यूँ लगता है कि सारंग को लाइक करते हैं, तभी दिल की बात जब नहीं कह सकते तो उसे रूड होकर उसकी टेंशन ले रहे हैं। गुवॉन एकदम हैरान हो जाता है, कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो, शी इज़ नॉट माई टाइप। अब सांगरिक का कहना था कि आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, एक मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड कहाँ से आएगी। और इस बात पर गुवॉन उसका ये हाल करता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। सारंग बेचारी एक मुसीबत से निकली थी तो अगली में फंस गई थी। उसकी मैनेजर तो अब अच्छी थी, लेकिन पूरा का पूरा स्टाफ बहुत रूड था और उससे मुकाबले में लगा होता है। वो कहते हैं कि हम देश की बहुत बड़ी बड़ी इलीट यूनिवर्सिटीज से पढ़ कर आए हैं और तुम एक छोटी सी जगह से एक 2 साल की डिग्री लेकर, इसलिए अगर तुम इतनी आसानी से जल्दी यहाँ पहुँच सकती हो तो हम तुम्हें बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। और तो और कुछ एम्प्लॉयज़ को ये भी लगता था कि ये मिस्टर चेयरमैन का दिल जीत कर यहाँ तक पहुँची है। उधर आज गुहुआ बहुत गुस्से में थी और हमें पता चलता है कि सिर्फ किंग होटल ही नहीं बल्कि डायूल की शॉप जो कि एयरपोर्ट पर है वो भी इन्हीं के ही अंडर आती है। वो वहाँ पर भी जाकर नए रूल्स बनाती है, बहुत से लोगों को जगह जगह फायर करती है। और योंग जिस एयरलाइन में काम करती थी वो भी किंग एयरलाइन थी, वो वहाँ पर भी जाकर नए टारगेट्स देती है, लोगों को डराती है, कुछ को फायर करती है और निकल जाती है। अब सारा स्टाफ बहुत ज्यादा डर चुका था। सांगरिक गुवॉन से कहता कि ये ना हो किसी दिन गुहुआ मुझे भी निकाल दे, आपको भी तो कुछ करना चाहिए, आप भी एक मीटिंग अरेंज करें किंग दी लैंड के स्टाफ के साथ। ये सुनते ही उसे फौरन सारंग का ख्याल आने लगता है और वो कहता है हाँ फौरन से मीटिंग बुला लो। अब मीटिंग में काम पर उसकी तवज्जो कम थी, जबकि उसके सामने बैठी सारंग पर चोरी चोरी वो नजरें बार बार डाले जा रहा था। थोड़ी देर वो कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करता है और उसके बाद वो मीटिंग डिसमिस कर देता है। अब उसका बड़ा मन कर रहा था कि वो सारंग को कॉल करे, हिम्मत नहीं पड़ती तो उसे सिर्फ मैसेज कर देता है कि काम के बाद मुझसे मिलने के लिए आना, इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर बेचारा फ़ोन हाथ में लिए उसके रिप्लाई का वेट करता रहता है। घंटे पे घंटा गुजर जाता है, इवन कि उसे टाइम पास करने के लिए पुशअप्स भी करने पड़ते हैं। एक दफ़ा तो वो बेचारा आवर ग्लास रख के बैठ जाता है, कभी मैसेज को देखता है तो कभी टाइम को। जबकि उधर हमें सारंग को दिखाते हैं, उसके पास तो गुवॉन का नंबर भी सेव किया हुआ नहीं था। एक दफ़ा तो गुवॉन ने डेस्परेट होकर कॉल भी कर दी थी। दोनों फ्रेंड्स तो यही बात कर रही थी कि हम में से डायूल ही बेस्ट है, वो हर चीज़ में आगे है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। जबकि हमें डायूल को दिखाते हैं उस बेचारी की मैरिड लाइफ तो बिल्कुल एक मैस थी। उसके सास ससुर और उसकी नंदे सारा दिन आकर खाना खाती थी और बर्तन भी खुले छोड़ जाती थी। उसे वर्क के बाद बेटी का ख्याल भी रखना होता था इसके साथ साथ घर के सारे काम भी वही हैंडल करती थी। आज वो ग्रोसरीज पर गई हुई होती है, अपने हस्बैंड को हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कहता है कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डिनर मीटिंग है, इसलिए सो जाना, मैं बहुत लेट आऊँगा। और फिर बेचारे गुवॉन को इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था।
अब वो गुस्से से भरा हुआ जाता है, सारंग से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसके सामने मेन्यू लेकर आती है तो उससे कहता है कि कल तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया था। तो सारंग कहती है आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। यहाँ पर गुवॉन कहता है कि मैंने सीवी में से चेक किया था, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है क्या। सारंग का कहना था कि मेरे पास आपकी सीवी तक का एक्सेस नहीं है ना, इसलिए। अब वो रूडली उससे कहता है कि आज रात मुझे डिनर पर मिलो, लेकिन सारंग का कहना था ये कौन सा तरीका है किसी को इनवाइट करने का। अब वो बेचारा अपने अंदर बहुत बदलाव लेकर आता है, बहुत पोलाइटली उससे कहता है कि आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो अगर तुम्हारी और कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो। लेकिन सारंग साफ इनकार कर देती है और कहती है मैं अकेले आपके साथ डिनर पर नहीं जा सकती, लोग बातें बनाएंगे। अब गुवॉन को बड़ा गुस्सा आ रहा था, इतनी हिम्मत करके डिनर पर बुलाया है और आगे से उसने रिजेक्ट कर दिया है। अब वो सांगरिक को एक टास्क देता है और कहता है कि चाहे जो मर्जी करो, बस मुझे आज रात अपने साथ डिनर पर सारंग चाहिए, उसको मैंने वेलकम डिनर देना है। जबकि उधर योंग को दिखाते हैं फ्लाइट के बीच एक पायलट उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था, जो कि शायद उसका एक्स बॉयफ्रेंड होगा। इतने में उसका जूनियर आ जाता है और उसे अपने साथ आज रात डिनर पर इनवाइट करता है। जियांग को लगता था कि वो अपनी लाइफ में इतनी वंडरफुल नहीं है जितनी कि उसकी बाकी कोलीग्स हैं, लेकिन उसके जूनियर बॉय का कहना था कि मेरी नज़र में सिर्फ एक ही वंडरफुल गर्ल है और वो आप हैं। जबकि उधर गुवॉन बहुत खुश जाता है कि सांगरिक ने सारा मामला संभाल लिया है। एक जापानीज रेस्टोरेंट था, दरवाज़ा खोलता है तो आगे सारंग स्माइल कर रही थी, लेकिन जो ही आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि उसके साथ साथ पूरा स्टाफ भी मौजूद है। अब सारे लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं, जबकि गुवॉन की नजरें बार बार सारंग पर ही जाए जा रही थी। वो समझ जाता है कि इसे जापानीज फूड पसंद नहीं आई, तो सांगरिक को ऑर्डर करता है कि जाओ और इसके लिए स्टेक्स मंगवाओ, इस रेस्टोरेंट से नहीं तो हमारे सामने वाले रेस्टोरेंट से लेकर आ, किंग द होटल के वेस्टर्न यूनिट के बेस्ट शेफ से। अब वहाँ पर इतना अच्छा ज़बरदस्त सा खाना आ जाता है। गुवॉन ने सारंग को इतने अच्छे से ट्रीट किया था कि उसके सारे कोलीग्स उससे जेलस होने लगते हैं। लेकिन बाद में वो गुवॉन को कॉल करके एक जगह मिलने के लिए बुलाती है और कहती है, गुवॉन को तो लगा था कि मुझे थैंक्स करेगी, मैंने इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन उसका कहना था कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझसे दूर रहे, और ना तो मुझे कोई वेलकम डिनर देने की ज़रूरत थी और ना ही मेरे लिए इतना स्पेशल खाना मंगवाने की। तरह से मेरे ही कोलीग्स मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं, मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। अब जब वहाँ से सारंग घर जाती है तो उसकी फ्रेंड्स उसके लिए बर्थडे अरेंज करे हुए थी, वो उसे सरप्राइज़ देती हैं और वो सारी मिलकर इकट्ठे समय बिताती हैं। और यहाँ पर उन्होंने उसे एक लंजरी का गिफ्ट दिया था, लेकिन ये नाइटी पहनकर वो किसके साथ जाएगी। यू के साथ तो उसका ब्रेकअप हो गया था, उसने अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बताया था। सारंग ने कल गुवॉन को एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा बोला था जिसे किसी की कोई फिक्र नहीं। वो सांगरिक से पूछने लगता है क्या मैं ऐसा हूँ, वो भी बड़ा मुंह फटता कहता है तो कुछ ऐसा ही। अब इतने में जैसे ही गुवॉन अंदर जाता है तो उसकी दीदी हाथ में उसकी वही वॉच लिए बैठी होती है जो उसकी मम्मी की निशानी थी, और साथ ही साथ उसे धमकाने भी लगती है। कहती है कि कंपनी के अफेयर्स में अगर तुमने मेडल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा वही हशर होगा जो तुम्हारी मम्मी का हुआ था, जिसका आज तक कोई नाम भी नहीं जानता, तुम्हें भी कोई नहीं पहचानेगा, और ये वॉच फेंक दो, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन गुवॉन का दिल अंदर तक टूट चुका था, उसे बचपन की यादें आने लगती हैं। एक दफ़ा तब भी गुवा दीदी ने ऐसा ही किया था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई है, और उनकी निशानी वाली वॉच को भी बारिश में नीचे फेंक दिया था। उधर सारंग को दिखाते हैं आज उसने फर्स्ट क्लास के कुछ गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए जाना था, लेकिन उसका सीनियर उसे बोलने के लिए मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग उसे उसके टीवी शो की वजह से पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें सजेस्ट करो कि हम कौन सी वाइन साथ यूज़ करें। यहाँ पर सारंग चिली की एक स्पेशल वाइन का नाम लेती है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है और कहती आपके खाने के साथ यही बेस्ट टेस्ट जाएगा। अब मिस्टर चेयरमैन उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि मेरी आंखों ने सही हीरा ढूंढा है, इसे यहीं पर ही होना चाहिए था। लेकिन बाहर जाकर सीनियर उसे बहुत डांटता है कि तुमने सबसे महंगी वाइन का नाम क्यों नहीं लिया, तुम्हें वही लेना चाहिए था, इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनो। जबकि उधर गुवॉन रात को रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है, उसका कहना था कि शायद हाथ के रखे रिकॉर्ड में कहीं से एक डाटा मिल जाए जिससे एक इंसान को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एम्प्लॉय बहुत उससे नाम पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। एक्चुअली वो अपनी मम्मी को तलाश कर रहा था। उधर सारंग को मनाने के लिए और बर्थडे विश करने के लिए आज यू भी आया हुआ होता है। उसे भूल गया था कि हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। उसे लगा था कि सारंग नाराज़ है और इस बात पर नाराज़ है कि मैंने उसे उसकी पसंद का डिनर नहीं कराया। सारंग उसे बहुत कुछ बुरा बुरा बोलती है और कहती है कि आइंदा मेरा पीछा ना करना।
अब वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। उसने उसे इतना प्यार किया था, इतना टाइम दिया था, लेकिन वो हमेशा एक जर्क रहा था। अब वो बारिश में भीगती हुई अपने सैड पॉइंट पर चली जाती है जहाँ वो हमेशा जाती थी, लेकिन इतने में उसके पीछे कोई छाता लेकर आ जाता है। एक्चुअली वो गूवॉन था। वो भी हमेशा सैड होकर इसी पॉइंट पर आता था, हमें पहले भी दिखाया था। वो आते ही उससे कहता है कि ये पॉइंट तो मेरा है। अब सारंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और उसकी लैंडिंग होती है सीधा गूवॉन की बाहों में। वो उसे संभाल लेता है। हम सब लोग जानते हैं कि गूवॉन होटल में काम करने के लिए सिर्फ इस वजह से आया था कि वो अपनी मम्मी का आता पता निकालना चाहता था, लेकिन उसे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड में कहीं भी अपनी मम्मी का नाम दिखाई नहीं देता। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो कुछ स्माइलिंग फेसेस को देखता है। एक्चुअली उसे स्माइल्स से काफ़ी फोबिया रहा था। जब बचपन में उसकी मम्मी उसे छोड़कर चली गई थी तो उसके बाद हर तरफ उसे यही स्माइलिंग फेसेस दिखाई देते थे, जो कि उसका दुख समझने की बजाय हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। और यही स्माइलिंग फेसेस उसे बहुत ज़्यादा क्रीपी लगते थे। और आज भी जब वो अपनी मम्मी को याद करके सैड था तो उसे लग रहा था कि अपने बचपन की बुरी यादें और यही स्माइलिंग फेसेस दोबारा से उसके सामने आ रहे हैं। वो सैड होकर वहाँ से निकल जाता है और उस पॉइंट पर जाता है जहाँ वो हमेशा जाया करता था जब भी वो दुखी होता था। लेकिन आज कुछ सरप्राइजिंग था। उसी पॉइंट पर उससे पहले सारंग भी खड़ी हुई होती है। सारंग जैसे ही मुड़ने लगती है वो गिरने वाली थी, लेकिन गूवॉन उसे संभाल लेता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि हैरानगी हुई ये देखकर कि तुम्हें स्माइल के अलावा रोना भी आता है कभी। अब ये सुनकर सारंग का मूड ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन गूवॉन उसे ऑर्डर करता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, बल्कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ कर जाओगी। अब वो रास्ते में उससे पूछता है कि तुम अम्ब्रेला क्यों नहीं लेकर आई, लेकिन वो अपने छाते का जिक्र करते करते कहीं अपने बॉयफ्रेंड का ही जिक्र कर बैठी थी। वो कहती है कि अगर छाता संभालना मुश्किल हो जाए तो उसे उड़ा देना चाहिए, यानी कि वो अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी कि काश वो उस पर जल्दी ही गिव अप कर देती। गूवॉन भी बहुत सेंसिबल था, ये सारा कुछ समझ जाता है। सारंग ने तो उसे बोला था कि मुझे किसी सबवे स्टेशन पर उतार देना, लेकिन यहाँ पर वो रास्ते में ही सो जाती है। गूवॉन बहुत प्यार से उसे कवर करता है और फिर कहीं और ही ले जाता है। अब वो उसे जगाता है और कहता है कि तुम्हारी बर्थडे है, हम दोनों इकट्ठे खाना खाएंगे और ये लो तुम कपड़े भी चेंज कर लो। वो सारी भीग चुकी थी तो वो गूवॉन का दिया हुआ ड्रेस पहन लेती है। गूवॉन भी तो भीगा हुआ था। उसे बाहर जाकर पता चलता है कि उन्होंने मैचिंग ड्रेसेस पहने हैं। उसे देखकर बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन गूवॉन उसे रोक देता है कि ये तुम चेंज नहीं कर सकती। अब वो उसे डिनर कराता है तो सारे लोग उन दोनों को एक कपल समझ रहे थे और ये देख देख कर सारंग को बहुत अजीब फील हो रहा होता है। गूवॉन बिल्कुल ऐसे ही प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं। वो कहता है कि बस मुझे सामने ही ये कपड़े दिखे तो मैंने खरीद लिए। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ज़ाया करता या फिर कोई भी एफर्ट करता, लेकिन इनफैक्ट उसके शूज़ का साइज़ चेक करने और उसके लिए कपड़े लेने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी जब वो सारा टाइम गाड़ी में सोती रही थी। गूवॉन बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग था। वो इतना स्वीट था, लेकिन बस जाहिर नहीं करता था। सारंग को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उसने डिनर में बहुत सारी डिशेस मंगवाई थी। वो कहती है ठीक है, फिर इसका बिल मैं पे करूँगी। लेकिन जब वो बिल सुनती है तो एक दफ़ा तो बेचारी की चीख ही निकल गई थी। अब यहाँ पर गूवॉन उसे हटाता है और अपना कार्ड वहाँ दे देता है। अब उसके बाद वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए आया था, लेकिन जाते जाते उसे रोकता है और उसे एक केक देता है। कहता है कि ये मैंने अपने होटल के बेस्ट शेफ से बनवाया है, आई होप तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और ये सब बताते हुए वो काफ़ी शर्मा भी रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया था। और बस इतने में ही यू ऊपर से आ जाता है और सारंग से कहने लगता है अच्छा तो तुम डबल गेम खेल रही हो, 2 टाइमिंग कर रही हो, मेरे से इसीलिए ब्रेकअप किया क्योंकि तुम्हें नया लड़का मिल गया था। लेकिन सारंग को भी उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि अगर आइंदा मुझे नजर आए तो पुलिस को बुला लूंगी या फिर खुद ही तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। अब पीछे से यू भी जाने लगा था, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और पकड़ के बस मरोड़ ही डालता है और फिर कहता है कि अगर आइंदा तुमने सारंग का पीछा किया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इतनी मुश्किल से मैं उसके फेस पर स्माइल लेकर आया था और तुम उसका दिन रुइन करने वाले हो। अब कहीं ना कहीं वो बड़ा खुश था कि इसका अपने एक्स के साथ ब्रेकअप हो चुका है। अब वो नीचे गाड़ी में बैठा उसे कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बर्थडे विश करना तो भूल ही गया, और फिर हैप्पी बर्थडे कहता है और साथ में ये भी बोलता है कि अगर आइंदा ये लड़का दोबारा से तुम्हारा पीछा करे तो मुझे बताना, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा करना एक अच्छे बॉस का काम होता है।
और बस फिर वो अपनी और सारंग की एक फोटो अपने सामने लिए स्माइल करता हुआ वहां से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें योंग को दिखाते हैं, उसकी टीम ने इस दफा फिर सेल्स में नीचे से टॉप किया था। इसकी वजह से उनकी मैनेजर उनको बहुत डांटती है और कहती है कि इन फ्लाइट सेल्स को बढ़ाओ वरना अगली दफा हम लोग निकाले जाएंगे। अब योंग का दिन तो बहुत बुरा गुजरा था। जब वो घर वापस आती है तो वो वहाँ पर वो ड्रेस देखती है तो हैरान रह जाती है। अब दोनों गर्ल्स उससे इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि कौन लड़का है जिसने तुम्हें ये कपड़े और जूते लेकर दिए हैं, वो यकीनन कोई स्पेशल होगा। लेकिन सारंग का कहना था ऐसा कुछ नहीं, उसके पास तो टाइम भी नहीं था, बस रैंडमली मेरे लिए खरीदा है। लेकिन उन गर्ल्स का कहना था कि तुम्हें बदले में उसको थैंक्स करने के लिए कुछ गिफ्ट जरूर देना चाहिए। और इसके साथ ही उन दोनों गर्ल्स को अपनी सेल्स की पड़ी होती है तो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स निकाल कर उसे दिखाने लगती हैं कि इनमें से कुछ तो खरीद लो। योंग तो इतनी क्रीपी हो गई थी कि एकदम ज़ॉम्बी लग रही थी। अब नेक्स्ट डे गुआन एक मीटिंग में जाता है। गुआ ने कहा था कि सुपर फार्मर वीक आने वाला है और वो किंग दी लैंड का स्टाफ ही हर साल संभालता है। इस दफ़ा भी वही लोग करेंगे। इसमें वो लोग अपने फार्मर्स को जाकर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते थे और फिर प्रमोशन के लिए फोटोज भी बनाते थे। लेकिन यहाँ पर गुआन साफ इनकार कर देता है कि मेरा डिपार्टमेंट ऐसी फजूल हरकतें नहीं करेगा। अब वो सारा दिन काम तो कोई करता नहीं था, बस अपनी और सारंग की फोटो देख रहा होता है, अपने सेक्रेटरी से छुपा कर रख देता है। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि फौरन से वो फोटो सेक्रेटरी को दिख जाती है और वो गुवॉन की चोरी पकड़ लेता है। गुवॉन बहुत कहता है कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बर्थडे थी। लेकिन आगे से सांगरिक का कहना था कि मेरी बर्थडे पर हम दोनों ने कभी मैचिंग कपड़े नहीं पहने, तो मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो अगर वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है तो। अब इस बात पर सांगरिक के साथ वही हाल होता है जो हमेशा से होता आया है। आज सारंग गुवॉन को कुछ गिफ्ट देना चाहती थी। उससे पूछती है कि क्या काम के बाद फ्री हो। वो थोड़ा एटीट्यूड में आकर ऐसे ही लिख देता है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। बाद में मैसेज करता रहता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर टाइम निकालूंगा, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं करती। तो अब उसके सर पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। सारंग बेचारी तो काम के बीच अपना फोन यूज नहीं कर सकती थी, लेकिन गुवॉन उससे कहता है कि मैं काम के बाद तुमसे जरूर मिलूंगा। गुवॉन की पर्सनैलिटी इतनी कमाल की थी कि वहाँ के सारे एम्प्लॉयज बस आंखें खोल खोल कर उसे देखते रहते थे कि ये बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। अब शाम को काम के बाद सारंग चोरी चोरी गुवॉन की गाड़ी के पास आती है और उसे एक गिफ्ट देती है। वो बहुत खुश हो गया था, वो रख लेता है। और जब सारंग जाने लगती है तो उससे कहता है कि मेरे साथ डिनर पर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब सारंग कहती है ठीक है, फिर डिनर मैं कराऊंगी। अब वो उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर लेकर जाती है जहाँ पर वेट करने के लिए लंबी क्यू लगी हुई थी। गुवॉन बेचारा कहता है कि मैं लाइफ में पहली दफा किसी चीज के लिए वेट कर रहा हूँ। सारंग भी बहुत नखरे में थी, लेकिन वो भी डेस्परेट था उसके साथ डिनर करने के लिए। बोलता है मुझे वेटिंग का एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब फाइनली उसकी बारी आ जाती है तो ऐसी जगह पर वो पहली दफ़ा खाना खा रहा था, वरना उसकी लाइफ बहुत लग्जरी रही थी। यहाँ की बियर देखकर वो हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि कोई चीप सी होगी, लेकिन सारंग की खातिर वो बियर घटाघट पी जाता है। उसे यहाँ का यूनिक एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगा था और वो सारंग के साथ बहुत अच्छा टाइम भी बिताता है। वहाँ से वापस जाते हुए वो दोबारा से उसे डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन सारंग बोलती है कि आपके साथ अकेले जाना मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, इसलिए आइंदा हम नहीं मिलेंगे। लेकिन गुवॉन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो तो आइंदा से कंफर्टेबल फील करने की आदत डाल लो, क्योंकि हम अक्सर मिलने वाले हैं। उधर हमें गुहुआ को दिखाते हैं। उसकी मैरिड लाइफ बड़ी ट्रबल में जा रही थी। उसका हस्बैंड उससे डिवोर्स चाहता था क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि जब तक इनहेरिटेंस मेरे नाम नहीं हो जाती, मैं अगली चेयरमैन नहीं बन जाती, तब तक मैं कोई स्कैंडल नहीं चाहती, इसलिए खामोशी से जिसे चाहे डेट करो, आई डोंट केयर। और नेक्स्ट डे काम पर जाते हुए वो गुवॉन को कहती है कि सुपर फार्मर वीक के लिए अपने एम्प्लॉयज को रेडी कर दो, क्योंकि इसके लिए उन्हें काफी सारे पैसे मिलते हैं और उन्हें इसी काम से मतलब है। उधर डायूल के स्टोर पर भी आज वही आंटी आ जाती हैं जो कि एक सेलिब्रिटी थी, जिन्होंने पहले एक दफा सारंग को लॉबी में बहुत तंग किया था, और वो आज आकर डायूल को भी बहुत तंग करती हैं। लेकिन डायूल बहुत चालाक थी, उसे पता था ऐसे लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो भी जाते जाते उनके डॉग की गंदगी उन्हीं के ही असिस्टेंट से साफ कराती है। उधर आज ऑफिस में गुवॉन देखता है कि सारंग बहुत से कस्टमर्स को कॉल करके दोबारा आने का कह रही है, और वो ये भी समझ सकता था कि ये काम उसे पसंद नहीं, जबरदस्ती में कर रही है। वो उसे रोकता है कि जो काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम साफ मना कर सकती हो, लेकिन उसका कहना था कि इस सब के लिए मुझे पैसे मिलते हैं और मैं कंपनी के लिए ऑफ कोर्स हर काम करूंगी।
अब गुवॉन को भी बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इंसानों को सुपर फार्मर वीक पर भेज दिया जाए, क्योंकि उसके लिए इनको बहुत हैंडसम पेमेंट मिलने वाली है। अब फर्स्ट क्लास के सारे एम्प्लॉयज बहुत सैड हो गए थे, स्पेशली सारंग के साथ तो बहुत बुरी हुई थी। उसको सबसे मुश्किल एरिया जो कि बहुत दूर था और माउंटेन्स पर था, वहाँ पर भेज दिया जाता है। गुवॉन को भी पता चल गया था कि वो कहाँ जा रही है, और उसे ये भी मालूम था कि इतना लंबा सफर करने के बाद वो नेक्स्ट ही डे में वापस भी आने वाली है और उसके बाद ड्यूटी भी करेगी। उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है। वो बार बार मैसेज करके उसका हाल चाल पूछना चाहता था। सांग्रिक भी ये नोटिस करता है और कहता है कि क्यों ना आप सारंग को डायरेक्ट कॉल करके उसका हाल पूछ लें। जबकि उधर सारंग बेचारी सुबह ही सुबह उस गांव में पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि वो फार्मर अंकल किसी के साथ भी फोटो नहीं बनवाएंगे। बहुत से होटल से लोग वहां पर आए हैं, लेकिन ये प्रमोशन किसी को नहीं मिली। इतने में वो कपड़े चेंज करती है और हाइकिंग करने ऊपर चली जाती है, जहाँ पर उसे लगता था कि वो फार्मर उसे जरूर मिलेगा। अब वो बेचारी इतनी ऊपर जा रही होती है, उधर गुवॉन अलग परेशान हो रहा था क्योंकि वहाँ पर रेन की फोरकास्ट थी और इतने में वहाँ बारिश होने लगती है। यहाँ पर गुवॉन उसे कॉल करता है और कंफर्म करता है कि बारिश हो रही है। वो उसे कहता है कि फौरन नीचे आ जाओ, हमें कोई फोटो नहीं चाहिए किसी भी फार्मर के साथ। लेकिन इसी कॉल के बीच सारंग को वहाँ पर एक प्लांट दिखाई देता है। ये बहुत स्पेशल प्लांट था जिसका लिंक उस फार्मर के साथ था। वो वही प्लांट उसके लिए लेने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधी खाई में गिर जाती है। अब गुवॉन बार बार उसे कॉल किए जा रहा था, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं था। सारंग नीचे खाई में बेहोश हो गई थी और रात भी हो चुकी थी। जब उसे होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा जख्मी थी और उसे लग रहा था कि वो यहाँ से बच भी पाएगी कि नहीं, शायद ये मेरा आखिरी टाइम ना हो। अब वो बुरी तरह फंसी हुई थी और उसे वाइल्ड एनिमल्स की आवाज़ें भी आ रही थी। वो ऊपर भी नहीं जा सकती थी। इतने में उसके ऊपर कुछ फ्लैश लाइट्स पड़ती हैं और वो देखती है तो एक हेलीकॉप्टर उसी एरिया में पहुंच चुका था। यहाँ पर ऊपर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो गुवॉन था, जो कि उसके रेस्क्यू के लिए पहुंच चुका था। गुवॉन का सारंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सकता था, तो वो रेस्क्यू टीम्स को वहां पर भेजता है। लेकिन आगे से उसे यही जवाब मिलता है कि जब तक वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं हो सकती वो लोग रेस्क्यू नहीं कर सकते। उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि एक एक मिनट बहुत प्रीशियस है। वो ऑर्डर करता है कि हेलीकॉप्टर निकालो, लेकिन उसे पता चलता है कि गुहुआ दीदी की परमिशन के बगैर वो लोग कंपनी का हेलीकॉप्टर नहीं यूज़ कर सकते। गुहुआ तो उस वक्त एक मीटिंग में थी और रेवेन्यू को लेकर डिस्कशन कर रही थी। गुवॉन बिना परमिशन के उसकी मीटिंग को हैक करता है और वहां जाकर उससे यही बात करने लगता है। गुहुआ को काफी गुस्सा आया था और वो उसे यही बोलती है कि अगर तुमने अपनी मर्जी करनी है और तुमने एक बिगड़े अमीरजादे बनना है तो अभी जाओ और निकाल लो हेलीकॉप्टर। उनका यही कहना था कि क्या तुम्हें इसकी कॉस्ट भी पता है कि तुम एक एम्प्लॉय के पीछे क्या कर रहे हो। यहाँ पर गु अपनी ईगो को साइड पे रख के गुहुआ के सामने एक दफा झुकता भी है और उसके बाद वो उस मीटिंग से निकल जाता है और बस अपनी मर्जी करता है। वो चेयरमैन का बेटा था, इकलौता बेटा, और उसके पास भी पावर्स थी। सभी फॉर्मल प्रोसीजर्स को साइड पे रख के वो हेलीकॉप्टर बाहर निकलवा लेता है। सांग्रिक उसे बहुत रोकता है कि ऐसा ना करो, तुम पावर गेम में पहले ही नीचे जा रहे हो, अब अपनी रेपुटेशन को बर्बाद करोगे। अगर तुम्हें इस तरह से जाना है तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मेरे ऊपर से गुजर कर ही जा सकते हो। लेकिन गुवॉन का कहना था ठीक है फिर तुम लेटो और मैं तुम्हारे ऊपर से होकर जाऊंगा। पर वो किसी कीमत पर भी सारंग पर गिव अप नहीं कर सकता था। अब हेलीकॉप्टर गुवॉन को उन्हीं माउंटेन्स पर रोक कर चला जाता है। वो तो हेलीकॉप्टर से उतर आया था और उसे एक जगह पर सारंग भी नजर आ गई थी। वो खाई के करीब ही एक चट्टान पर बैठी रो रही थी। गुवॉन एक जंप लगाकर बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है। पहले तो सारंग उसे देखकर बहुत डरती है और कंफर्म भी करती है कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है, और फिर उसे हक करके बहुत रोती है। उसे फाइनली उम्मीद लग गई थी कि वो यहाँ से जिंदा निकल आएगी। गुवॉन एक्चुअली बहुत डरता भी था और वो कहता तो यही है कि मैं सारंग की प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ, लेकिन एक्चुअली उससे ज़्यादा डर रहा था। इतने में ऊपर से कोई पहुंच आता है और उनको वहां पर देखता है। इसलिए वही फार्मर था जिसको वापस लौटने पर पता चला था कि उसे मिलने के लिए कोई माउंटेन्स की तरफ आया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। वही उनकी रेस्क्यू के लिए आया था। वो फार्मर बार बार सारंग से यही पूछता है कि ये इतनी मुश्किल जॉब थी और तुम्हें माउंटेन्स में मेरे पीछे किसने भेजा, और उसका कहना था कि मेरे बॉस ने जो यहीं पे बैठे हुए हैं। अब गुवॉन बेचारे को काफ़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वाकई उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से सारंग अपनी जान को ही खतरे में डाल बैठेगी।
अब खाने के बाद गुवॉन को सारंग की चोट की बहुत फिक्र हो रही थी। वो उससे कहता है कि कल ही सुबह तुम हॉस्पिटल जाओगी अपना चेकअप कराने के लिए, लेकिन उसका कहना था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे वापस अपनी जॉब पर भी पहुंचना है। लेकिन गुवॉन कहता है कि तुम्हारे हायर अप्स और तुम्हारे बॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ है। चाहे कंपनी जो भी ऑर्डर करे तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। और वो उससे प्रॉमिस करता है कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सारंग वहाँ पर झाड़ू दे रही थी उस फार्मर के उठने से पहले पहले ही, लेकिन गुवॉन आकर उससे लेने लगता है कि तुम इंजर्ड हो, मैं ये काम करूँगा। अब वो बॉस को कैसे झाड़ू पकड़ाती, वो भी रेजिस्ट करती है और इसी बीच झाड़ू जाकर सीधा गुवॉन को ठुकता है और काफ़ी ज़ोर से। अब वो ज़बरदस्ती उससे झाड़ू ले लेता है और उसे कहने लगता है कि इस तरह से ठीक से सफाई कर दे, लेकिन वो सफाई कम और लग रहा था कि बेसबॉल ज़्यादा खेल रहा है। लेकिन आखिर वो गुवॉन था, इन दी एंड वो झाड़ू ही तोड़ देता है। अब उन्हें उस फार्मर से बातें करके पता चलता है कि चाहे वो जो मर्जी कर ले, वो उनके होटल की बजाय फर्स्ट रॉयल होटल के साथ आइंदा काम करेगा। लेकिन एकदम सारंग को याद आता है कि कल वही प्लांट जो उसने तोड़ा था, वो वही हर्ब उनके सामने ला कर रखती है। एक्चुअली वो एक रेयर जिनसेंग हर्ब थी। वाइल्ड जिनसेंग बहुत कम ही मिलता था, लेकिन गुवॉन को नहीं लगता था कि ये असली होगा। और अंकल तो इतने लंबे अरसे में वो प्लांट सिर्फ एक दफ़ा ही तोड़ पाए थे। वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो। अब यहाँ पर वो फार्मर अंकल एकदम सारंग का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि तुम वो जॉब छोड़ो, तुम यहीं आ जाओ, लगता है गॉड ने तुम्हें बनाया यहाँ काम करने के लिए है, तुम बहुत लकी हो। लेकिन फौरन के फौरन गुवॉन उसका हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि इसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी कंपनी में बेस्ट टैलेंट है, और वो भी 2 साल से। अब यहाँ पर सारंग बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उससे छुड़ाती है। वो कहते हैं कि इतनी कीमती चीज हेवंस ने तुम्हें दी है, इसलिए ये हम गिफ्ट में नहीं रख सकते, तुम अपने मम्मी डैडी को दे देना। लेकिन उसे कोई मम्मी डैडी नहीं थे, तो वो कहती है मैं अपनी ग्रैंड माँ को दे दूंगी। अब यहाँ पर उन अंकल को कहीं ना कहीं गुवॉन और सारंग की सिंसियरिटी बहुत अच्छी लगी थी और वो आइंदा भी उनके साथ काम करने के लिए यस कर देते हैं। अब उन लोगों का वहाँ से जाने का समय हो चुका था। गुवॉन बिल्कुल एक गुड मैन की तरह सारंग की हेल्प भी करता है उसका लगेज उठाने में, और आगे सांगरिक उनको रिसीव करने के लिए पहुंचा हुआ था। सांगरिक सारंग की बहुत फिक्र करता है और कहता है कि देखो मैं सारी रात ड्राइव करके तुम लोगों को लेने यहाँ आया हूँ। अब गुवॉन हमेशा काफी जेलस हो जाता था कि सांगरिक के साथ सारंग इतनी फ्री कैसे हो जाती है, जबकि उससे हमेशा फॉर्मली बात करती थी। अब यहाँ पर गुवॉन पिछली सीट पर बैठता है। यहाँ पर सारंग को ये भी पता चलता है कि गुवॉन ने कितना फस क्रिएट किया है कंपनी में, और अपने डैड से और दीदी से भी लड़ाई मोल लेकर वो यहाँ पर आया था। वो डर जाती है, उससे कुछ फासला रखना चाहती थी। वो आगे सांगरिक के साथ बैठ जाती है, जबकि गुवॉन उसे अपने साथ पीछे बिठाना चाहता था। वो उसे दोबारा से भी पीछे बुलाता है, लेकिन वो सिर्फ उसका दरवाजा बंद करके दोबारा से आगे बैठ जाती है। वो लोग खाना भी लेकर आते और गुवॉन उनको देखकर बस चलता रहता है। वो कहता है कि अब ड्राइव मैं करूंगा और सांगरिक तुम पीछे बैठोगे। वो सिर्फ सारंग के बाजू में बैठना चाहता था, लेकिन सारंग अब की दफ़ा पीछे जाकर बैठ जाती है। उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं खाया था। एक दफ़ा सारंग उसे कुछ खाना खिलाने लगती है। गुवॉन बड़ा खुश हो गया था, लेकिन सांगरिक कहता है ये इस तरह के खाने नहीं खाता और सारंग का हाथ पीछे करा देता है। अब तो गुवॉन को बहुत गुस्सा आया हुआ था। एक दफ़ा सांगरिक टॉयलेट में जाता है तो वो उसे वहीं छोड़ देता है और कहता है कि 2 दिन की छुट्टी लो और मैं तुम्हें यहीं अबंडन करके जा रहा हूँ। एक्चुअली वो अपनी डेट एंजॉय करना चाहता था। वो रास्ते में सारंग से पूछता है तुम्हारी ग्रैंड माँ कहाँ होती है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। सारंग उसे कहती है आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ ले जाता है। अब सारंग बोलती है मुझे यहाँ समय लग जाएगा, इसलिए आप वापस जा सकते हैं, लेकिन गुवॉन वहीं खड़ा रहता है। ग्रैंड माँ 30 साल से रेस्टोरेंट चला रही थी। वो जब बहुत बिजी होती थी उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती थी, और वो आज भी सारंग को अपने साथ काम पर लगा लेती है। सारंग को तो लगा था कि गुवॉन जा चुका होगा, लेकिन वो विंडो से चोरी चोरी उसी को ही देखे जा रहा था जब वो काम कर रही थी। और यहाँ पर ग्रैंड माँ उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती हैं और पूछती है कि क्या तुम मेरी सारंग के कोलीग हो। वो कहता है यस। इसके बाद वो कुछ भी पूछे बगैर इतने बड़े बिलियनियर से सबसे पहले तो अपने प्याज उठवाती हैं और फिर उससे कहती कि इस वक्त बहुत रश है, तुम्हें प्याज तो काटने आते होंगे। लेकिन उसका कहना था कि मुझे नहीं आते, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। वो कहती है ठीक है फिर आज तुम सीखो, और उसे प्याज काटना सिखाने लगती हैं। अब वो एप्रन बांधे प्याज काटने का मिशन कर रहा होता है।
लेकिन लग रहा था कि वो छुरी कम और उसे तलवार ज्यादा समझ रहा है। इन द एंड उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन उसने मिशन किसी न किसी तरह तो एकम्प्लिश कर ही लिया था। लेकिन जब ग्रैंड माँ आती हैं तो उसे डांटने लगती हैं, कितने अच्छे अच्छे ओनियंस तुमने कितनी बुरी तरह से काटे, लग रहा है हाथों से नहीं बल्कि पैरों को यूज किया है। उसकी इतनी मेहनत के काम को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली थी। ये देखकर तो उसकी आंखों में डबल आंसू आ जाते हैं। इतने में सारंग ऊपर से आती है और उसे इस हुलिये में वहां पर बैठे देख वो तो चौंक ही जाती है। इतने में ग्रैंड माँ के पास सारंग जाती है और उनसे कहती है कि आपको पता भी है कि ये कौन है। तो आगे से ग्रैंड माँ का कहना था, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे ये चेयरमैन का बेटा हो। और साथ ही साथ उनको ऑर्डर करती हैं कि अभी मार्केट जाओ और वहां से एक बंडल तोहफों का लेकर आओ। अब सारंग और गुवॉन मार्केट में जाते हैं। इस तरह की मार्केट में वो पहले कभी भी नहीं आया था। सारंग उसका मूड सेट करने के लिए उसे एक स्टॉल पर कुछ स्वीट्स खिलाने लगती है। वो फिश केक बहुत अच्छे थे। ऑल्दो गुवॉन ने इस तरह की डिशेस पहले कभी भी नहीं खाई थी, वो भी स्टॉल पर खड़े होकर, लेकिन आज उसे ये बहुत पसंद आती हैं और वो 2-3 नहीं बल्कि 4-5 ही खा जाता है। उसके पास तो कार्ड था, वहाँ पर कैश की पेमेंट सारंग ही कर रही होती है। इतने में उसकी नज़र एक गेम पर पड़ती है जो वो हमेशा बचपन में खेला करती थी। गुवॉन भी जाकर वही गेम खेलने लगता है, लेकिन वो 10 बाजियां लगा चुका था, एक दफ़ा भी नहीं जीता था। अब मानो उसे तो इस गेम की लत ही पड़ चुकी थी। वो ठान चुका था कि जब तक वो फर्स्ट प्राइज विन नहीं करता वो यहाँ से नहीं हिलने वाला। लेकिन सारंग उसे और कैश देने से मना कर देती है। यहाँ पर वो उसके सामने एकदम क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगता है और बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि 1000 और दे दो। अब सारंग को इतना क्यूट लग रहा था कि उससे रहा नहीं जाता और वो एक आखिरी नोट बाहर निकाल ही लेती है। ये लेकर गुवॉन बहुत खुश हो गया था। वो दोनों मिलकर खेलते हैं और सारंग उसे इशारा कर देती है कि तुमने कौन सी पर्ची उठानी है। वो उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उन दोनों का डुओ इतना बेस्ट था कि वो पहला प्राइज विन कर जाते हैं। और ये देखते ही वो दोनों बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हैं और एक दूसरे को हग भी कर लेते हैं। गुवॉन कहता है कि बड़े लंबे अरसे बाद मुझे किसी चीज़ की इतनी लगन हुई थी जितनी आज हुई है। सारंग कहती है कि यही छोटी छोटी तो खुशियाँ हमारी लाइफ को और सुंदर बनाती हैं। इतने में वहाँ पर मार्केट में एकदम एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है। गुवॉन जो हमेशा ऐसी चीज़ों से डर जाता था, आज डरने की बजाय सारंग को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो उसे घेर लेता है। सारंग भी उसके इस जेस्चर से हैरान रह गई थी। वो बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। लेकिन एक्चुअली ये ब्लास्ट सिर्फ कुकिंग करते हुए हुआ था, वहाँ कोई खतरा नहीं था। अब वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें याद आता है कि ग्रैंड माँ ने तो टॉफू लाने को कहा था, जो वो दोनों भूल चुके हैं। अब ग्रैंड माँ उन दोनों को बिठाती हैं और अपने हाथ का बना बेस्ट खाना खिलाती हैं। गुवॉन ने इस तरह का ट्रेडिशनल फूड पहले कभी नहीं खाया था, उसे खाना भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ग्रैंड माँ उसकी हेल्प करती हैं और उसे सिखाती हैं कि ये कैसे खाना है। उसे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो बहुत खुश हो जाता है और साथ ही साथ ग्रैंड माँ भी। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो ग्रैंड माँ उन दोनों को वेजिस भी देती हैं। आज काफ़ी सारा काम कराया था, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, ज़बरदस्ती पैसे भी देती हैं और साथ ही साथ गुवॉन को खाना भी कि पहली दफ़ा तुम मेरी तरफ आए हो। गुवॉन को कहीं ना कहीं ग्रैंड माँ बहुत अच्छी लगी थी और वो जाते जाते बार बार उनको बो और सी ऑफ कर रहा था। उसके जाने के बाद वो सोचती है कि ये लड़का है तो बहुत पोलाइट और बहुत मैनर्स वाला। अब इसके बाद गुवॉन सारंग को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। आज पहली दफ़ा वो उसे फॉर्मली नहीं बल्कि कैजुअली थैंक्स करती है, बिना उसको सर या बॉस बोले। ये देखकर गुवॉन खुश हो जाता है और उससे कहता है कि किसी दिन मुझे डिनर पर लेकर। तो वो कोई आम सा डिनर नहीं बल्कि हमारी डिनर डेट होगी। गुवॉन ने उसे इतने स्वीट जेस्चर्स दिखाए थे, उसके लिए इतनी दूर तक आया था, खुद को खतरे में डाला था, और अब उसके बाद उसका ये स्टाइल उसको डेट पर ले जाने का सारंग को एकदम खुश कर देता है। उसके फेस पर स्माइल आ गई थी और वो अपना लगेज लिए अंदर चली जाती है, जबकि गुवॉन उधर डरते डरते अपने डैड के पास जाता है। दिन में उसे मिस्टर चेयरमैन ने बुलाया था, लेकिन वो रात को वापस लौट रहा था और उसके हाथ में वही ट्रेडिशनल फूड भी था जो कि उसके डैड देख लेते और खाने लगते। उन्हें काफ़ी पसंद आया था। वो उससे कहते हैं कि सिर्फ एक एम्प्लॉई को बचाने के लिए तुम इतना कुछ कैसे कर सकते हो। ठीक है, तुम चेयरमैन के बेटे हो, लेकिन अपनी पोजीशन का बेजा फायदा ना उठाया करो। यहाँ पर आगे से गुवॉन एक ऐसी बात कर देता है कि जिसकी वजह से लग रहा था कि डैड को उसकी मम्मी की याद आ गई है। वो बस खामोशी से उठते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और जब अगली दफ़ा जाना तो मुझे इसी रेस्टोरेंट का खाना दोबारा ला कर देना।
उधर सारंग के फेस पर भी स्माइल थी और उसे बार बार गुवॉन की याद आए जा रही थी। वो उसके साथ इतना स्वीट होगा और उसे डेट का भी कह देगा, ये तो उसने इमेजिन ही नहीं किया था। और फिर इसके बाद हमें डायूल को दिखाते हैं। आज उसकी एक बॉस उसके पास आती है और अपने हिस्से का काम भी उसके सर पर डाल देती है। अब उसे सेल्स की रिपोर्ट भी बनानी थी, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो अपने हस्बैंड को अपनी बेटी के लिए कहती है कि उसे पिकअप कर लेना, लेकिन वो दोबारा से यही कह देता है कि मेरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम प्लीज़ मम्मी से कह दो। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि किंग दी लैंड में एक बहुत बड़ा इवेंट और यहाँ पर सारंग को पता चलता है कि उनके कंपटीटर फर्स्ट रॉयल होटल की बेटी की बर्थडे यहाँ पर मनाई जा रही है। ये बहुत लेविश टाइप की पार्टी थी। यहाँ पर बहुत से हाई अप्स आए हुए थे और सारंग को आज ओवर टाइम भी करना पड़ता है। इतने में वहाँ पर गुवॉन आता है एक बहुत बड़े गिफ्ट के साथ। वो सारंग को देखता है, वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन इतने में सांगरिक को एक कॉल आती है। वो वही बॉक्स सारंग को पकड़ा कर चला जाता है। गुवॉन उस लड़की को जब विश कर रहा था तो उनको देखकर पता चल जाता है कि उस लड़की की इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स वाली नहीं है। गुवॉन जब सारंग को इतना बड़ा बॉक्स उठाए देखता है तो चौंक जाता है और उसके हाथ से ले लेता है। यहाँ पर सारंग ने कुछ बातें भी सुन ली थी। एक्चुअली गुवॉन और उस लड़की के डैड आपस में मीटिंग कर रहे थे। वो दोनों उनकी शादी कराना चाहते थे। वो उस लड़की को कहता है कि तुम उसी से शादी करना जो तुम्हें लाइक करता हो, लेकिन सारंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। उसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि उसके और गुवॉन के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। गुवॉन ने भी ये बात फील कर ली थी कि सारंग बहुत लो लग रही है। सारंग बेचारी घर जाती है, वो बहुत दुखी बैठी हुई थी कि इतने में ऊपर से उसकी दोनों फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच जाती हैं। दायूल अपने साथ बियर लेकर आई थी और वो ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर सारंग को लग रहा था कि शायद गुवॉन सिर्फ उससे डेट करे, जबकि उसके डैड उसकी शादी सिर्फ उसी लड़की से कराएंगे जो कि अमीर होगी और उनके बिजनेस को फायदा देगी। अब ये गम भुलाने के लिए वो लोग ड्रिंक करते हैं और उसके बाद पार्टी करने लगते हैं। उन्होंने बहुत सारा फूड भी ऑर्डर कराया था। अब बारी बारी बहुत सारे डिलीवरी बॉयज आ रहे होते हैं। जब सारंग का ऑर्डर किया हुआ चिकन आने की बारी थी तो वो बड़े मजे से जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन जब देखती है तो चिकन के साथ साथ वहाँ पर गुवॉन भी खड़ा हुआ था। वो उसे देखकर सरप्राइज रह जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।